हेलो स्टूडेंट्स, कैसा आप सब? बेटा हम स्टार्ट करने वाले अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि जो आपका ये ईएनवीपी का सब्जेक्ट है दैट इज 100% आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। अब बेटा देखो, इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए ना आपको सिंपल चीज़ क्या करनी है, बहुत ज़्यादा कोई रट्टाफिकेशन, कोई थ्योरी लर्न नहीं करनी। जो भी मेजर आपके पॉइंटर्स है आपको जस्ट उन्हें लर्न करना है, उसके अंदर के एक्सप्लेनेशन आप खुद बना सकते हो। बहुत ईजी है ईएनवीपी का सब्जेक्ट। जो मैं आपको समझाऊंगी, जो लैंग्वेज मैं आपको बोलूंगी, बहुत लूसरी लैंग्वेज में समझ के चलेंगे। आपको जस्ट उसी को ही समझना है और वैसी ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिख के चलना है, प्रोवाइडेड पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ वो वाले पॉइंट्स आप लर्न करके चलेंगे। ठीक है जी। अब जितने भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड है, वो सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने आपको दो चीज़ों में कैटेगराइज कर रखा है। एक तो बेटा ऐसे क्वेश्चन जो कि रेड मार्क है और ऐसे क्वेश्चन जो कि ग्रीन मार्क है। अब दोनों में हम डिफ्रेंसिएशन क्या है? रेड मार्क बेटा वो क्वेश्चन है जो कि आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। जो बच्चा इन क्वेश्चन को छोड़ के जाएगा वो तो अपने पेपर के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बिगेस्ट मिस्टेक है उस बच्चे की कि अगर वो रेड मार्क वाले क्वेश्चन को छोड़ के जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में 100% तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। फिर बेटा उन बच्चों की बात करते हैं, उन सेगमेंट की बात करते हैं बच्चों की जो कि कहते हैं कि मैम मेरा तो टारगेट ही ये है कि मुझे A+ या फिर O ग्रेड सिक्योर करना है। तो बेटा आपको उन बच्चों को ग्रीन मार्क वाले क्वेश्चन को भी करके जाना है, विच मीन्स इन सिंपल सी बात, अगर टॉप करना है तो आपको ये वाले क्वेश्चन भी करके जाने हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 से, जो कि बात करती है बेटा इंट्रोडक्शन टू ईएनवीपी। देखो क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे कह रहा है हाउ एंटरप्रेन्योर्स रिस्पॉन्ड टू सोसाइटीज प्रॉब्लम इन अ क्रिएटिव वे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोसाइटी की जो दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसके तहत एंटरप्रेन्योर्स कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को, कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो देखो एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट के अंदर ना 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर 5 चीज़ों के बारे में सोचता है। क्या चीज़ है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग चैलेंजेस ट्रेडिशन। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो पुराने आपके ओल्ड मेथड्स चल रहे हैं उसको वो चैलेंज करता है। वो ही कहता है कि आप हमेशा नए सॉल्यूशन के टुवर्ड, इनोवेटिव सॉल्यूशन के टुवर्ड्स, बेटर चीज़ों के टुवर्ड्स आप मूव ऑन करो, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है अच्छे बेटर आइडियाज न्यू टेक्नोलॉजी के साथ वो इंप्रूव होती चली जाए, प्रॉब्लम खत्म हो। सेकंड, एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग कंबाइंस क्रिएटिविटी। उसकी जो इनोवेशन है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो नॉलेज है, वो कंबाइन कर देता है मार्केट की इंटेलिजेंस के साथ। मार्केट के अंदर क्या डिमांड एंड सप्लाई है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, वो अपनी दिमाग, अपनी क्रिएटिविटी, नॉलेज सारी मार्केट क्या चाहती है उस चीज़ों में लगा देता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योर थिंकिंग प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी। इसका मतलब है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है हमेशा ओपन टू लर्निंग होता है, कि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ, फीडबैक को एक्सेप्ट करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलता है। कहीं भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क की जहाँ भी बात होगी, एंटरप्रेन्योर के साथ जब वो रिस्क जुड़ जाता है तो आपको एक वर्ड लिख के चलना है बेटा, मॉडरेट। एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक मॉडरेट रिस्क लेके चलता है, ना ज़्यादा ना कम। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलता है कि सब चीज़ें सोचने के बाद कि हाँ मैं इतना रिस्क जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और अपने फेलियर से वो सीखता है। एक एंटरप्रेन्योर की जो थिंकिंग वो बहुत बड़ी है, वो छोटे छोटे आइडियाज़, छोटे छोटे गोल्स के टूवर्ड्स एम करता है, ताकि जो उसका लार्ज स्केल, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस है, वो अचीव हो पाए। आज मेरे को एक लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करनी है तो मैं एकदम से नहीं कर पाऊंगी। मेरे छोटे छोटे कुछ गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं, जब मैं उनको अचीव करूंगी तो मैं लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट ला सकती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर सप्लीमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर एंटरप्रेन्योर है तो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होती है। एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को सप्लीमेंट करता है, बढ़ाता है। या फिर ये क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है आपसे, क्या एंटरप्रेन्योर प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एंटरप्रेन्योर एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो देखो एंटरप्रेन्योर एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। एंटरप्रेन्योर वो ट्रिगर हेड है जो कि सोसाइटी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही है, जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक स्पार्क देता है, एक चिंगारी देता है कि अगर हमारी इस इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं है तो ना इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है उसको एक स्पार्क, एक ट्रिगर पॉइंट मिलेगा ही नहीं। वो एक तरीके से समझो, एक तरीके का क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है कि वो उस चीज़ को पुश करता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज़ हो। एक एंटरप्रेन्योर करता ही क्या है यार, इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करता है। इंडस्ट्री सेटअप होगी, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह बनेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, सब चीज़ें ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। किससे शुरुआत हो रही है? एक पर्सन से, विच इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, अपने नए नए आइडियाज़ को लेकर आता है और अपनी इंडस्ट्रीज़ को, बिजनेस को सेटअप करता है। बिजनेस सेटअप करने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इंप्रूव करता है। तो देखो एक एंटरप्रेन्योर कैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट करता है। सबसे पहली चीज़, वो कैपिटल फॉर्मेशन को अपना प्रमोट करता है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के अंदर, एक कंट्री के अंदर जो वो कंपनी, जो वो इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहा है, भाई सीधी सी बात है उसके लिए वो मशीनरी लेकर आएगा, लाएगा। मैम साथ साथ में वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा, टूल्स लेकर आएगा, फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगा, अपने एसेट्स लेकर आएगा। तो इन नटशेल वो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है।
एंटरप्रेन्योर मोबिलाइज करता है अपनी आइडल स्पेयर पड़े हुए पैसे को, अपने पैसे को और लोगों के पैसे को। लोग क्या करते हैं, अपना पैसा जो है बैंकों में जमा करवा देते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है उन्हीं बैंकों से लोन ले लेते हैं। या फिर एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं अपनी कंपनी स्टैब्लिश करते हैं और लोगों को कहते हैं कि जिस भी बंदे को मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगाना है लगाओ, मेरी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद लो। तो बेसिकली अपना आइडल पड़ा हुआ पैसा और पब्लिक का आइडल पड़ा हुआ पैसा को वो यूटिलाइज करते हैं एक कंपनी, एक कंट्री के कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा उसके लिए वहाँ पे क्या काम करने के लिए लोग आएंगे और अपने खुद के लिए भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जनरेट कर रहा है। वो खुद भी तो काम कर रहा है, अपने खुद के लिए भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है अपने खुद के और बोरोड करे हुए रिसोर्सेज, अपना खुद का पैसा भी लगाता है और लोगों का पैसा भी, बोरो करा हुआ पैसा भी लगाता है अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। इन्वेस्टमेंट जो होगी पब्लिक सेविंग की इन इंडस्ट्री रिजल्ट इन प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो भी लोगों के सेविंग है, आइडल पड़ी हुई सेविंग है, वो उसको यूज करता है ताकि नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो, एक अच्छी चीज़ें में एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छे गुड बना पाऊँ। उसके बाद हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वेल्थ क्रिएटर होता है। आपको पता है कि आप मुहावरा सुनते हो, बात सुनते हो कि पैसे को ही पैसा खींचता है, पैसे को पैसा खींचता है। तो एक एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री सेटअप करता है, अपना पैसा लगाता है, उसी से वो एक क्या करता है, वेल्थ की क्रिएशन करता है, संपत्ति की क्रिएशन करता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बहुत सिंपल सी बात है, एंटरप्रेन्योर है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे। अपने खुद के लिए भी कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा है और लोगों के लिए भी जनरेट कर रहा है। जो छोटी बड़ी वो इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, बिजनेस सेटअप कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती चली जाएगी। उसके बाद एंटरप्रेन्योर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करके चलता है। इसका मतलब क्या है, जो पिछड़े हुए जो रीजन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है, मतलब सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरिया, ताकि वहाँ पे जाके भी एक चीज़ तो उसको फायदा मिले। बैकवर्ड एरिया में सेटअप कर रहा है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह कम पड़ेगी, प्लस बैकवर्ड एरिया के अंदर जो उसकी डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी। एंटरप्रेन्योर्स जो होता है वो क्या करता है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है। इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ेगी, हेल्थ एजुकेशन बढ़ेगा, एंटरटेनमेंट बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बेटा इंटरलिंक है। वो बैकवर्ड एरिया के अंदर जाके अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है ताकि उसको बेनिफिट हो, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो जो एरिया है बैकवर्ड पिछड़ा हुआ एरिया जो है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है। रिड्यूसेस कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अगर नए नए एंटरप्रेन्योर्स अपना नया नया बिजनेस चालू ना करे तो भैया जो हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना वो कुछ लोगों के हाथ में जाके थम जाएगी। कंसंट्रेटेड पावर रह जाएगी, कुछ लोग ही हम पे राज करेंगे, दैट इज विच इज द क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज। वो मोनोपोली क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो, जो पावर है वो कुछ ही हाथों में रह जाएगी, मोनोपोलीज का क्रिएशन होगा। पर ये एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ही पॉसिबल है कि वो नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, नई नई चीज़ें क्रिएट करते हैं, नया नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि जो हार्मफुल इफेक्ट है मोनोपोली के वो रिड्यूस हो। एंटरप्रेन्योर नई नई चीज़ें करते हैं ताकि इकोनॉमी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन रहे, लोगों की मोनोपोली ना चले। उसके बाद वेल्थ क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता ही है, एंटरप्रेन्योर्स है अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, लोगों से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भैया आओ मेरी कंपनी के शेयर खरीदो, डिबेंचर खरीदो। पब्लिक से भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी, बैंक से पैसा बोरो कर लेते हैं लोन की फॉर्म में। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेल्थ का क्रिएशन कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और पीपल को अलाउ कर रहे हैं क्या, कि जो भी मेरे बिजनेस से बेनिफिट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मैं आपको दूंगा अपनी बिजनेस की सक्सेस की वजह से। जैसे जैसे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, बढ़ेगा आगे, तो बिजनेस से जो मुनाफा होगा मैं आप लोगों के बीच में बांटूंगा। उसके बाद इंक्रीज करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम। जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती है। सीधी सी बात, क्यों, आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है लोगों को, तो हर पर्सन की एवरेज इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं, कौन कौन से, भाई इंडस्ट्री सेटअप करेगा, लैंड चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए, काम और अच्छे से करने के लिए पैसा चाहिए, जिसकी वजह से नेशनल इनकम वगैरह बढ़ती है। ये प्रोडक्शन करता है गुड्स और सर्विसेज की, जिसकी वजह से हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी वगैरह बढ़ती है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होता है, लोग अच्छे तरीके से इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। मास प्रोडक्शन करता है वो गुड्स की, ज़्यादा तरीके से बनाता है गुड्स को ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। फिर क्या करता है वो, प्रमोट करता है एक्सपोर्ट, ज़्यादा बनाएगा, एक्सपोर्ट करेगा ताकि बाहर का पैसा इंडिया आए, रिवेन्यू बढ़े उसका, एक्सपोर्ट करेगा ताकि रिवेन्यू हो, एक्सपेंशन हो, वो और बड़ा हो जाए, हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेंथन अप हो। उसके बाद इंड्यूसेस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब क्या होता है कि आज वो कोई काम कर रहा है ना, तो उससे पिछड़ा हुआ जुड़ा हुआ काम और उससे आगे जुड़ा हुआ काम भी वो करता है।
सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का काम एक तरीके से समझने की बात करना। जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर इनिशिएट करता है कि मैं एक चेन रिएक्शन करूंगा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का सिंपल सा मतलब ये है बेटा, समझ के चलना कि आज लेट सपोज मेरा काम क्या है कि मैं क्लोथ्स बनाती हूँ, तो एक एंटरप्रेन्योर का क्लोथ का काम है। क्लोथ किससे बनेगा? एक यार्न से बनेगा, धागे से बनेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर एक स्टेप पीछे जाएगा और इस इंडस्ट्री के अंदर भी अपने आप को एस्टैब्लिश करेगा। क्लोथ के बाद एक आगे काम क्या है कि मैं तो बेसिक क्लोथ बनाती हूँ मैम, क्लोथ की ब्रांडिंग होती है, क्लोथ के और बहुत सारे यूजेस होते हैं, अलग अलग तरीके से उसकी डिजाइनिंग वगैरह होती है। फॉरवर्ड लिंकेजेस, जो आप सामान बना रहे हो, जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, उससे पीछे वाला भी बनाओ, उससे आगे वाला भी बनाओ, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। ये सारी चीज़ें भी वो करके चलता है। उसके बाद फैसिलिटेड ओवरऑल डेवलपमेंट, मैं आपको बता रही हूँ इसके अंडर के जो पॉइंट्स है, ये वाली चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए। अंदर के जो सब पॉइंट्स है यार बहुत ईजी है, बहुत जनरल है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। ज़रूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। अपनी मर्जी से इस पूरे सेंटेंस के अंदर अपना एक वर्ड उठा लो, अपना कीवर्ड उठा लो और उसके ऊपर अपना सेंटेंस बना के लिख देना, बहुत आसान है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाले सारे पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए। बस मैं आपको इस तरीके से करवा रही हूँ प्रिपरेशन कि मान लो मैंने आपको 9 पॉइंट्स करवाए हैं, अगर यार 4 भी याद है, 5 भी याद है, 6 भी याद है, जितने याद है उतने लिख दे। जितने ज़्यादा पढ़ोगे उसमें से कुछ लर्न कर पाओगे। 9 के 9 तो वैसे भी याद नहीं रहेंगे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। फैसिलिटेट ओवरऑल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर एक तरीके का कैटलिस्ट एजेंट होता है फॉर चेंज विच रिजल्ट इन चेन रिएक्शन। एंटरप्रेन्योर एक तरीके का कैटलिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक चेंज लेकर आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ग्रोथ को एंकरेज करता है, अपनी इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देता है, रीजनल डेवलपमेंट करता है, नेशनल डेवलपमेंट करता है। ये सारा काम एक एंटरप्रेन्योर करके चलता है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन एंड डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, और एक फंक्शंस बता के चलो आप एंटरप्रेन्योर के। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र आएगा, इस सर को याद रखना। सर का नाम क्या है? जोसेफ स्कम्पटर। ईएनवीपी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अपने एग्जामिनेशन के अंदर इन सर का नाम आपको 2 से 3 बार मेंशन करके आना है। क्यों? वाई सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज ही इज द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो बच्चा ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसको उसके फादर का ही नाम नहीं पता, वो उसके पेपर के अंदर जिक्र ही नहीं करके आ रहा, क्या लगता है एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा? मैं लिटरली बता रही हूँ, कुछ लर्न करो ना लर्न करो फर्क नहीं पड़ता, आपको इन पर्सन का नाम 100% लर्न होना चाहिए। अपने एग्जामिनेशन के अंदर 2 से 3 बार लिख कर आना कि जोसेफ स्कम्पटर इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, वो सोचेगा कि भैया बच्चा इतना अच्छा पढ़ के आया है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छे नंबर देगा, और ये चीज़ बेटा टेस्टेड है। चलो आपको बताना है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, एंटरप्रेन्योर के, एंटरप्रेन्योर काम क्या करता है। तो देखो, जोसेफ स्कम्पटर, जिसको हम फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, वो लेकर आए थे एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट। वो ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके की ऐसी काबिलियत है, एक एबिलिटी है, एक विलिंगनेस है लोगों की कि मैं अपना एक बिजनेस बनाऊंगा, चलाऊंगा, रन करूंगा, रिस्क भी लूंगा और प्रॉफिट भी कमाऊंगा, कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा, अनसर्टेनिटीज को झेलूंगा और एक प्रॉफिट कमा के चलूंगा। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप है, एक कला है, एक एबिलिटी है, एक विलिंगनेस है कि अपने बिजनेस को हम डेवलप करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, एक रन करेंगे, और बिजनेस के साथ साथ सारी अनसर्टेनिटीज को झेलेंगे, रिस्क को झेलेंगे, एक कैलकुलेटेड मॉडरेट रिस्क लेके चलेंगे और प्रॉफिट को अर्न करके चलेंगे। इन सिंपल वर्ड, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप एक नए बिजनेस को, एक नए वेंचर को स्टार्ट करते हो और मैनेज करते हो, ताकि आपकी इकॉनमी की ग्रोथ हो और आपकी इकॉनमी के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करो, क्रिएट जॉब फॉर मेनी पीपल। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, एक एंटरप्रेन्योर का काम ही क्या है। सबसे पहले तो भैया एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई करो। उसको सबसे पहले तो यही देखना है कि भैया मैं कौन सा नया आइडिया डेवलप करूँ, मैं कहाँ काम कर सकता हूँ, मार्केट में उस चीज़ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको कुछ नहीं करना, शार्क टैंक सब बच्चे देखते हैं। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के पूरे सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को ऐसा समझ कर चलना है कि मैं एक पिच हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक अपना नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो सीधी सी बात, आपको सबसे पहले तो अपना प्रोडक्ट खोजना है, क्या मेरे को बनाना क्या है, और प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या चाहिए, सबसे पहली चीज़ जो एक चीज़ के लिए चाहिए वो क्या है, एक आइडिया। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, एक सिंपल सा आइडिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप अपना एक नया बिजनेस का आइडिया बनाएगा, आइडेंटिफाई करेगा और साथ साथ में मार्केट की अपॉर्चुनिटीज इवैल्यूएट करेगा। फिर अब वक्त आ गया आइडिया को एक्शन बदलने का, कि सीधी सी बात है आइडिया कागजी नहीं है, क्या मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकता हूँ, क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। येस, वो अपने इनोवेटिव आइडिया को फिर प्रैक्टिकल बिजनेस एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, उसने ये भी सोच लिया कि हाँ वो काम जो है फिजिकली हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अब वो क्या करेगा, फिजिबिलिटी स्टडी, कि भैया अब मैं देखता हूँ कि जो मैं काम करना चाहता हूँ
क्या वो मुझे प्रॉफिट भी ला के देगा या फिर सीधा मैं नुकसान से ही निकलूंगा, दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। मेरा कितना पैसा जाएगा, कितने रिसोर्सेज जाएंगे और क्या मैं मुनाफा कमा भी पाऊंगा। ठीक है जी, उसने कहा मुनाफा भी कमा लूंगा। फिर वो करेगा रिसोर्सिंग, इसका मतलब क्या, अपने सारे रिसोर्सेज को, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, रॉ मटेरियल, सबको इकट्ठा करेगा, अपने रिसोर्सेज लेकर आएगा। फिर सेटिंग अप एंटरप्राइज, अपनी एंटरप्राइज खोलेगा, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो फर्म है, अपनी जो कंपनी, अपनी जो इंडस्ट्री है, उसको स्टैब्लिश करेगा, बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा। और बनाने के बाद क्या करेगा, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसके एक्सपेंशन के लिए काम करेगा, नई नई इनोवेटिव टेक्निक ढूंढेगा, क्रिएटिविटी लगाएगा, उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचेगा। तो ये बिल्कुल एक फ्लो है, आप समझ रहे हो ये जो मेजर फंक्शंस है वो क्या काम करेगा, आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एक फ्लो के तरीके से ये चल रहा है। उसके बाद एक्सप्लेन एनी टू थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन में आया दो बता, मैं तो आपको सारी की सारी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इन केस क्वेश्चन आपको किसी स्पेसिफिक थ्योरी के बारे में आ जाए तो आपको वो थ्योरी पता होनी चाहिए। तो जितनी भी थ्योरी आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है आपको सारी बता देती हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा आपकी जो थ्योरी आ रही है वो आ रही है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। नाम में ही क्या लिखा है, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब कहता है क्रिएटिविटी। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ने दी थी, दैट इज जोसेफ एलियस क्रम्पटन ने दी थी। ये एक ऐसे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ये इन्फ्लुएंशियल इनोवेशन की थ्योरी दी थी। ये थ्योरी कहती है एक काम पे, एक कंसेप्ट पे रिवॉल्व करती है, वो कंसेप्ट का नाम क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नई नई चीज़ें सोचो, नए नए इनोवेशन लेकर आओ। उनके हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमी की डेवलपमेंट को करने का एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू वो पॉसिबल कैसे है, एक एंटरप्रेन्योर के इनोवेशन की वजह से, एक एंटरप्रेन्योर के क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की वजह से, कि हर समय वो कुछ ना कुछ नया सोचता है, वो नए नए प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्शन के मेथड को इंट्रोड्यूस करता है, वो इकोनॉमी की ग्रोथ को एंकरेज करता है, पुराने सिस्टम्स को हटाता है, इरेडिकेट करता है, नई सोच लेकर आता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है रिस्क लेके चलता है अपने नए बिजनेस के आइडिया के साथ। उसके मेन जो 3 फंक्शन है वो क्या है, इन्वेंशन, पहले तो बनाएगा, इन्वेंशन करेगा, नए आइडियाज़ को क्रिएट करेगा, नए प्रोडक्ट को क्रिएट करेगा। फिर इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, अपने इन्वेंशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेगा। और थर्ड इज रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योर रिस्क बियर करके चलेगा, अपने हर नए आइडिया के साथ हर अनसर्टेनिटी को फेस करेगा, हर कॉम्पिटिशन को वो फेस करके चलेगा। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक डायनामिक रोल होता है एक इकोनॉमी के प्रोग्रेस के अंदर। वो हर चीज़ कैसे पॉसिबल कर पा रहा है, इनोवेशन के थ्रू, अपने क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू। जब आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन करने को मिले तो आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, कोई भी वो काम कर रहा है उसके अंदर यूनिकनेस है, इनोवेशन है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है जी, उसके बाद इकोनॉमी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी जो है ये किसने दी थी, ये बेटा थ्योरी दी थी आपकी रिचर्ड कैनिंगटन ने। ये जो है एक आयरिश फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, जिन्होंने ये थ्योरी दी है कि एंटरप्रेन्योर्स रिस्क बियरर है, वो रिस्क लेके चलते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। वो बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं, अब देखो थ्योरी का नाम ही इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो मार्केट की चीज़ों के साथ रिलेटेड है, मार्केट की कंडीशन के साथ, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई का एक बैलेंस मेंटेन करके चल रहा है। वो ये कहता है कि जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, मार्केट जो चीज़ कहती है आपको वो चीज़ बनानी है, मार्केट के इक्विलिब्रियम पे। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है या डिमांड बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है, मार्केट का इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करो, मार्केट के डायनामिक जो कट्स है, नेचर है, उसको देखो। और यही एक एंटरप्रेन्योर का रोल होता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है प्रोड्यूसर भी है, एक्सचेंजर भी है। प्रोड्यूसर मतलब सामान बना रहा है, सामान बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, एक्सचेंजर बेच रहा है, दोनों डुअल रोल पर प्ले कर रहा है। ठीक है जी, की एलिमेंट्स क्या है उसके एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी के अंदर, कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स रिस्क बेयरर होता है, रिस्क लेके चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, भैया रिस्क है, जहाँ रिस्क मान नुकसान भी है फायदा भी है। रिसोर्स का एलोकेशन वो देख के चलता है कि मुझे किस जगह पे कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, मैं कितने बियर कर सकता हूँ। एंटरप्रेन्योर अलर्टनेस, ठीक है जी, एंड उसके बाद टाइम एंड अनसर्टेनिटी, हर चीज़ को एक फिक्स टाइम देता है, हर चीज़ को मैनेज करके चलता है, जो भी अनसर्टेनिटीज उसके रास्ते के अंदर आती है उन सबको वो बियर करके चलता है। ठीक है जी, तो इनोवेशन थ्योरी के अंदर मेन फोकस क्या था, क्रिएटिवनेस, इनोवेशन के ऊपर। यहाँ पे मेन फोकस क्या है, मार्केट क्या कहती है, मार्केट के अंदर क्या डिमांड सप्लाई है, मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या कहता है। ठीक है जी, उसके बाद सोशियोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। अब ये क्या है, ये सोसाइटी के बिलीव्स के ऊपर है। सोसाइटी के फैक्टर्स, वो जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बेटा आपका कल्चर हो गया, आपके रिलीजन हो गए, आपके कस्टम्स वगैरह हो गए, आपका कस्टम, कल्चर, टैबूज, जो आपकी सोसाइटी की थिंकिंग है। एंटरप्रेन्योरशिप उस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है इसके अंदर, सोशियोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी दी आपके मैक्स वेबर ने। इस थ्योरी को फॉर्मुलेट कर इसने किया है, मैक्स वेबर ने की है। वो क्या कहते हैं कि आपके जो सोसाइटल इम्पैक्ट्स है, जो आपकी सोसाइटी के सोशल एक्सपेक्ट्स, जैसे कि सोसाइटी के आपके कस्टमर, ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजियस बिलीफ, आपको उनको इंपॉर्टेंस देनी है। आप जो भी बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
आपकी वो चीज़ अलाइन होनी चाहिए सोसाइटी के सिस्टम के हिसाब से फॉर बोथ पर्सनल एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट। आपके जो भी रिलीजियस बिलीव है आपको उनको देखना है और वही आपके एंटरप्रेन्योरशिप के इवोल्यूशन को एक शेप देंगे। मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, वो ये कहते हैं जैसा सोसाइटी कहती है, सोसाइटी के जैसे रिलीजियस चीज़ें कहती है, एथिकल वैल्यूज़ कहती है, आपको वही चीज़ फॉलो करनी है अपनी एंटरप्रेन्योर ग्रोथ के लिए। जो सोसाइटी के कस्टम कहते हैं आपको वो करना है। सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई, मैं आपको एक बहुत ईजी सा एग्जांपल देती हूँ। ये एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी का कहते हैं कि मान लो आप एक छोटे से एक विलेज के अंदर गए, वहाँ पे ऐसा कल्चर है कि भैया जो लेडीज़ है वो सिर्फ साड़ी ही पहनेंगी। वहाँ पे जाके आप अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हो कि नहीं भैया हम तो वेस्टर्न कल्चर लेकर आएंगे, वेस्टर्न कपड़े पहनाएंगे, नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट डेवलप करना है, वैसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एक वैसे प्रोडक्ट को लेकर आना है जो कि सोसाइटी की सोशल चीज़ों से, उनके कल्चर से, उनके बिलीफ से, उनके कस्टम से, उनके ट्रेडिशन से रिलेट करती हो। अलग से नहीं करना, उनको वैल्यू करके वो काम करना है। समझ में आ गया? ठीक है जी। उसके बाद साइकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है इसके 3 की सेक्शंस होते हैं जो कि बेटा बात करते हैं लोगों की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, लोगों की पर्सनल माइंडसेट क्या है, क्वालिटीज़ क्या है। ये थ्योरी उसके ऊपर फोकस करती है। एक एंटरप्रेन्योर का जो बिहेवियर होता है ना, वो 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। और वो 3 चीज़ें क्या है? एक तो बेटा मोटिवेशन, दूसरे उसका इमोशन और तीसरा उसका पर्सनैलिटी ट्रेड्स। एक जो एंटरप्रेन्योर है वो कैसा काम करेगा, वो 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है कि वो कितना मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, कैसे उसके इमोशंस है, इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड है या फिर मतलब बहुत सेंसिटिव है, कैसा है, और उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, वो कैसा दिखता है, वो कैसा, मतलब बेसिकली एक तरीके से उसका ट्रेट्स का इन द सेंस कि वो काम कैसा करता है, वो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, क्या है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस को, कि एंटरप्रेन्योर कितना सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ के अंदर। की कंपोनेंट्स क्या है? इंडिविजुअल के ट्रेट्स, वही बात बताया, कॉग्निटिव प्रोसेस, मोटिवेशनल फैक्टर्स, इमोशनल एक्सपेक्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप की आइडेंटिटी। यही चीज़ बताई थी। द थ्योरी फॉर नीड ऑफ अचीवमेंट, कि भैया मेरे को कितना अचीव करना है, कितना स्ट्रांगली मैं मोटिवेटेड हूँ कि हाँ ये चीज़ तो मेरे को पानी है, मेरी डिज़ायर टू अचीव द सक्सेस। ये भी एक थ्योरी एंटरप्रेन्योर की। तो जो पर्सन, ऐसे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की अचीवमेंट है कि भैया ये चीज़ तो मैं पाके ही रहूँगा, आर मोर लाइकली टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वो सारे चेंजेस को, जो भी आपके चैलेंजेस है उनको सरपास कर जाएंगे, उनको ओवरकम कर जाएंगे। जितने भी उनके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स है, हिंड्रेंसेस है, जितने भी उनके रिस्क है, उन सबको वो झेल जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे। अगर उनके अंदर मोटिवेशन फैक्टर बहुत तगड़ा है तो वो मॉडरेट रिस्क लेके चलेंगे, फीडबैक लेते हुए चलेंगे। की एक्सपेक्ट क्या है? मोटिवेशनल फोर्स, गोल ओरिएंटेशन, अपने गोल को लेके कितना फोकस है वो, रिस्क टेकिंग आपकी टेंडेंसी कितनी है, प्रोपेंसिटी, फीडबैक। भैया सीधी सी बात है, आज एक बंदा है जो सोचता है मैं ही ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं आगे बढ़ सकता जब तक कि वो 4 लोगों से अपना फीडबैक नहीं लेता कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। रिकग्निशन, लोगों से पूछ के कैसा काम। ऑटोनोमी, खुद पे विश्वास रखो, सेल्फ काम करो। द रिसोर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी, ये थ्योरी एम्फसाइज करती है कि भैया रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस में। एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तब होता है जब एक रिसोर्सेज का, अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज का वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करके चले। तो बेसिकली ये फोकस करता है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर कि एक एंटरप्रेन्योर अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है। जो उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने यूनिक सेट के रिसोर्सेज हैं। जितने डिफरेंट रिसोर्सेज, जितनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़, उतनी ज़्यादा उसके पास उस चीज़ की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपको ये बात पता ही है कि जो लोगों के पास जो काम करने की सबसे ज़्यादा, मतलब जो किसी के पास एक डिफरेंशिएटर चीज़ है, अलग चीज़ है, वो उसके लिए एक एडवांटेज बन जाती है। इसकी की कंपोनेंट्स क्या? यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन, डायनेमिक कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज हेट्रोजेनिटी। मतलब अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज, जितने ज़्यादा डिफरेंट, जितने ज़्यादा डायनेमिक, उतनी ज़्यादा आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसके बाद एंटरप्रेन्योर इज द सम टोटल ऑफ वेरियस यूनिक क्वालिटीज। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी यूनिक यूनिक क्वालिटीज होती है। आपको एग्जांपल से समझानी है, या फिर क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्या ट्रेड्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर एन्यूमरेट एनी 7 क्वालिटीज। तो बेसिकली मोर और लेस वो क्वालिटीज के बारे में बात करें कि एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, वन एट द सेम थिंग है। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ना कोई स्पेशल क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल, एटीट्यूड, मोटिवेशन, कुछ स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहली चीज़ इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर इनोवेटिव होना चाहिए, अलग से सोचेगा, क्रिएटिव माइंड से सोचेगा, नई नई तरीके ढूंढेगा उस काम को करने के लिए, यूनिक आइडियाज डेवलप करेगा अपने गिवन प्रॉब्लम्स के लिए, यूनिक सॉल्यूशंस अपने फिगर आउट करेगा। सेकंड चीज़ क्या है? रिस्क टेकिंग। भैया रिस्क लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क कुछ नहीं मिलने वाला। नो रिस्क, मतलब वो होता है ना कि नो पेन नो गेन। तो ऐसे ही अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। रिस्क कम विद, मतलब प्रॉफिट कम विद रिस्क। तो एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क लेके चले, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध भैया लगा दे,
जितना होगा लगा दे, कैलकुलेटर रिस्क लेके चले, अपने सारे चैलेंजेस को, अनसर्टेनिटीज़ को फेस करे, अपने फेलियर्स को फेस करे और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर उनको कन्वर्ट करे फॉर द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लीडरशिप क्वालिटी, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो एक गुड लीडर है। लीडरशिप क्वालिटी कैसे आती है भैया? आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, हाई मोटिवेशन मोरल होना चाहिए, लोगों को आप मोटिवेट करो और सीधी सी बात है एक गुड लीडर बनो। उसके बाद पैशन, जुनून होना चाहिए आपके अंदर, वो एम्बिशंस होने चाहिए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, आपको अपना जो आप काम कर रहे हो आप उसको प्यार करते हो। आज सीधी सी बात है, कोई भी काम अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो आप उसको तो कुछ बेहतर नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने काम को प्यार नहीं करते। तो एंटरप्रेन्योर मस्ट लव देयर वर्क और अपने गोल्स के टूवर्ड्स वो कमिटेड रहने चाहिए, नॉट मोटिवेटेड ओनली बाय प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि पैसा आएगा तभी मैं मोटिवेटेड हूँ, बस आप पसंद करो जो भी आप काम कर रहे हो। बिल्डिंग अ बिजनेस टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपको पता है कि ऐसा नहीं कि बिजनेस जो है ओवर द नाइट डेवलप हो जाते हैं भैया, बहुत मेहनत, कंटिन्यूस हार्डवर्क चाहिए होता है, बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, अपने काम से पैशन करो, मतलब प्यार करो, आप पैशनेट रहो, मोटिवेटेड रहो, हार्डवर्क करो, अपनी डिफिकल्टीज़ को ओवरकम करो। उसके बाद मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनको कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको पता है कि बस ये चीज़ मुझे पानी है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। वो उनके अंदर एक इनर थ्राइव है, एक इनर ड्राइव है कि मैं मोटिवेटेड रहूँगा और उनका जो मोटिवेशन है और लोगों को भी इंस्पायर करता है और लोगों को भी मोटिवेट करता है। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अरे भैया अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच अपने फ्यूचर के लिए। तो बिलीफ होना चाहिए कि अच्छी चीज़ें मेरे साथ होने वाली है फ्यूचर के अंदर, अच्छी चीज़ें फ्यूचर के अंदर होगी, ऑप्टिमिस्टिक रहो भाई। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही बनता है जो कि बिलीव करता है कि मेरे डिफिकल्ट टाइम के अंदर भी मेरी सक्सेस होके चलेगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। विजन, छोटे मोटे विजन वाले एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। गोल ओरिएंटेड रहो, फ्यूचर फोकस्ड रहो, अपना विजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आज आप कभी भी शार्क टैंक में जाते हो, कोई भी आपको जो शार्क होता है एक पिक्चर को क्या बोलता है, वो ये बोलता है आपका विजन क्या है। तो बेसिकली वो डिसाइड करता है उस फैक्टर से कि आपकी सोच कहाँ तक है, आपका विजन क्या, आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर। आपको हमेशा प्लान्स बनाने, कंटिन्यूसली वर्क करना है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। उसके बाद सेल्फ स्टार्टर, भैया कोई आज किसी की मदद करने नहीं आता। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको खुद को करनी है, आपके बिहाफ पे आपका दोस्त नहीं करेगा, आपके फ्रेंड नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। सेल्फ स्टार्टर अगर आपके लिए है तो आपको खुद करना है। एंटरप्रेन्योर भी इसी तरीके से है, उसको खुद को इनिशिएटिव लेना, ना कि लोगों के लिए वेट करना, ना कि वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि कोई और मेरे लिए कुछ करके देगा। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करेगा, वो प्रोएक्टिव रहना चाहिए। प्रोएक्टिव का मतलब कोई काम जो है सबसे पहले खुद करूंगा मैं, प्रोएक्टिव, सबसे पहले एक्शन ओरिएंटेड रहना चाहिए वो। ठीक है जी। उसके बाद ओपन माइंडेड, ऐसे नहीं कि नैरो सोच पाओ। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं हर सिचुएशन के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को से सीखो। या तो अगर आप सक्सेसफुल हो गए अच्छी बात है, अगर आपको कोई भी फेलियर मिला तो भैया आपको ये होना चाहिए कि मैंने कुछ सीखा उससे। ओपन टू न्यू आइडियाज, ओपन टू इम्प्रूवमेंट, ओपन टू लर्न एवरीथिंग, फीडबैक के लिए ओपन रहो। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर अपने खुद के अंदर बिलीफ रखो, अच्छा किया बुरा किया कैसा भी है, क्या एट द एंड मैंने किया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिलीव करो अपने आइडियाज़ पे, अपनी एबिलिटीज़ पे। कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। डिटर्मिनेशन, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो डिटरमाइंड होते हैं, कभी भी गिव अप नहीं करते। गिव अप नहीं करना, फेलियर से सीखो, आगे बढ़ो, गिव अप मत करो। कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव नेचर का होना चाहिए कि भैया मैं औरों से अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा, बेटर देन माई कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर के बारे में ए टू जेड नॉलेज होनी चाहिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करो। स्वॉट एनालिसिस करो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या अपॉर्चुनिटी है, मेरे क्या थ्रेट है, और उनको यूटिलाइज करो अपने कॉम्पिटिटर से और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव करते हुए चलो, कॉन्स्टेंट इंप्रूव करो अपने आप को। नॉलेज, सीधी सी बात है, आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही है जो हमेशा सुबह उठते ही इस सोच से उठता है कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। गुड नॉलेज रखो भाई, नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। नॉलेज आपको हमेशा मदद करेगी आपको हर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हर दिन आपको एक बेहतर इंसान बनाने में और एक बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए। डिसिप्लिन, भाई एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड होते हो, फ़ोन में नोटिफिकेशन आए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, नहीं, डिसिप्लिन रहो। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है कि भैया ये टाइम इस चीज़ के लिए तो ये टाइम उसी चीज़ के लिए होना चाहिए। सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजीज बनाओ, डिसिप्लिन रहो। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का मतलब कहता है एंटरप्रेन्योर फॉलो करेगा एथिकल वैल्यूज़ को, प्रोफेशनल कंडक्ट को, कि भैया मैं एथिक्स में रहूँगा, जैसा काम करना है एथिकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से काम करूँगा और अपने एम्प्लॉयज़ को भी इंस्पायर करूँगा कि वो अपनी ऑनेस्टी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारे काम करके चले, वो सेम चीज़ को शोकेस करके दिखाए।
समझ में आ गया आपको? तो ये देखो मैंने तो आपको बहुत सारी बता दी, आपको कुछ भी याद है अपनी मर्जी से जैसे भी याद है वैसे लिख देना। ये सारी क्वालिटीज़ होती है एक एंटरप्रेन्योर की। आगे चलो, एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। जिस बच्चे को उसकी क्वालिटी याद हो गई ना, वो माइंडसेट भी लिख सकता है। जो मेरी क्वालिटी वही तो मेरे माइंड में रहेगा ना, मोर और लेस। तो देखो, एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को डेवलप करना क्या है कि यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज, एटीट्यूड, बिहेवियर, स्किल उसके अंदर डालना। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा आइडेंटिफाई करेगा, सोचेगा, समझेगा और कैपिटलाइज करेगा, मतलब अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपनी उसकी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको एक अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करेगा अपने एक यूजफुल टेक्निक में, सक्सेसफुल चीज़ के अंदर कैपिटलाइज करेगा। कैपिटलाइज करने का मतलब सीधा से ये होता है कि उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लेगा, यूटिलाइजेशन करेगा। देखो, एक प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, टॉलरेंस हो। ऐसा नहीं कि रिस्क से घबराए, पैसा लगाने से डरे, वो रिस्क टेकिंग, यार देखा जाएगा जो होगा, पर रिस्क ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी, कैलकुलेटेड रिस्क। वो अंडरस्टैंड करो, अपने फेलियर से सीखो, फेलियर को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी मान के चलो और हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते हुए चलो। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपने इंटरेस्ट को, वैल्यूज़ को समझो। सेल्फ अवेयर रहो कि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है। सेल्फ अवेयरनेस। और आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से एरिया जहाँ पे आप गलती कर रहे हो, जहाँ पे आपको अपनी स्किल्स को और अच्छा बेहतर करना है, और कहाँ पे अपनी स्किल्स आपकी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अच्छी है, आप उस पर लीवरेज पा सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। इनोवेटिव थिंकिंग, भैया अच्छा सोचो, यूनिक सोचो, एंकरेज करो क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ नया सोचो। एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोर करते हैं नए आइडियाज़ को और हर सोल्यूशन को फाइंड करते हैं, बेटर सोल्यूशन फाइंड करते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के रिस्पेक्ट में। अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन, कि भैया जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ग्रैब कर लो। हर एवरीडे सिचुएशन के अंदर, हर रोज़ जो आपके साथ जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो, उसको आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम को देखो कि क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आप उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अडेप्टेबिलिटी, एम्ब्रेस करो चेंजेस को एंड अनसर्टेनिटी को। एंटरप्रेन्योर्स एक्सेप्ट करते हैं कि भैया चेंज को, फ्लेक्सिबल होते हैं वो, अनसर्टेनिटी को, चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, क्विकली नए सिचुएशन के साथ, नए सर्कमस्टांस के साथ अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जो भी मार्केटिंग कंडीशन है उसके साथ अपने आप को ढाल लेते हैं उस चीज़ के अंदर। प्रोएक्टिव अप्रोच, सबसे पहले मैं चलूंगा, इनिशिएटिव खुद लेते हैं, ना कि औरों की इंस्ट्रक्शंस के लिए वो वेट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपनी खुद की अपॉर्चुनिटीज, खुद के एक्शन, खुद के रिसोर्सफुलनेस की वजह से क्रिएट करते हैं। नेटवर्किंग, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मैं सच्ची बता रही हूँ, वही होता है जो हमेशा डे वन से इस वर्ड पे फोकस करता है, दैट इज नेटवर्किंग। आज जिसके पास बेटा नेटवर्किंग है ना, जिसके पास एक रिलेशन है, जिसके पास लोगों की रीच है, वो ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। आप मुझे कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर बताना जो कि नेटवर्किंग नहीं करता। हो सकता है आप उसको जानते नहीं हो, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट नहीं करता, वो लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करता है कि भैया मेरे फील्ड के क्या लोग हैं। हर बंदा आज नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नेटवर्किंग इज द गेम। नेटवर्किंग ही गेम है। अगर आपके पास लोग हैं जो आपको देखते हैं, आपको समझते हैं, आपकी जानकारी में है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके यहाँ काम जरूर आएंगे। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मेंटर्स। सेट करो फीडबैक और एडवाइस लो अपने एक्सपीरियंस इंडिविजुअल से इन योर इंडस्ट्री। उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा सीखो यार, कभी नहीं रुको, हमेशा नॉलेज गेन करते रहो, हमेशा एक चीज़ पे फोकस करो, दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा अपडेटेड रहेंगे न्यू मार्केट के ट्रेंड्स के साथ, टेक्नोलॉजीज के साथ, मार्केट के चेंजेस के साथ। कस्टमर सेंट्रिक फोकस, कस्टमर क्या चाहता है भाई। आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कस्टमर को चाहिए नहीं, कस्टमर की नीड जानो, प्रेफरेंस जानो, उसकी डिज़ायर जानो और उसके बाद जाके अपनी प्रोडक्ट को, सर्विस को इंट्रोड्यूस करो। और करने के बाद यूं नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, उसका फीडबैक मांगो। विजन एंड गोल सेटिंग, विजन एंड गोल सेटिंग का मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्लियर विजन होता है, यार ये काम करना है, यही काम करना है। यूं नहीं कि किसी ने बोल दिया ऐसे कर, किसी ने बोल दिया ऐसे कर, तो वो पलट गया, वो बहक गया। नहीं, क्लियर गोल होना चाहिए, फ्यूचर प्लान के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो अलाइन करेगा अपने एक्शन को विद अ लॉन्ग टर्म विजन। टाइम मैनेजमेंट, भैया टाइम मैनेजमेंट उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानता है कि मुझे कैसे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज़ें मुझे पहले करनी है, कौन सी चीज़ें बाद में करनी है, अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना है, अपनी एक्टिविटीज़ पे फोकस करके चलता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है कि बेसिक जो उसके फाइनेंशियल कंसेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है, ताकि उसकी एक बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाए। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है हमेशा एक टीम वर्क पे, कॉपरेशन पे काम करता है, बेसिकली एक टीम डेवलप करता है जिसके अंदर डाइवर्स स्किल है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव है। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या, ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि गाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज़ को, बिजनेस की ग्रोथ को। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो 6 आपके क्रिटिकल डायमेंशंस है एंटरप्रेन्योरशिप। एक चीज़ समझ के चलना है कि एक 6 पिलर्स है। आखिर मैम डायमेंशंस होती क्या है?
डायमेंशन मतलब आप समझ रहे हो, एक दायरा, एक स्कोप, एक मेजरमेंट एक तरीके की। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ब्रॉड, बहुत फैला हुआ कंसेप्ट है। इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? मैं पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कैसे कर सकती हूँ? इन 6 पिलर्स के थ्रू मैं डिफाइन कर सकती हूँ, जिसके अंदर मेरा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप समा जाता है। दैट इज फर्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पहली चीज़ क्या होती है? स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आप मतलब समझते हो कि आपको एक चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो, आप समझ रहे हो चीज़ों के बारे में। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो फोकस करता है नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन में, कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को वो आइडेंटिफाई करता है, इवैल्यूएट करता है। ये स्ट्रैटेजिक जो ओरिएंटेशन होती है, जिसके तहत वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को फिगर आउट करता है, बिजनेस की वो स्ट्रैटेजीज बनाता है, ये एंटरप्रेन्योर को हेल्प करती है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड, कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटीज़। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसने जो भी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली, ऐसा नहीं है कि सोच लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, मन बना लिया, छोड़ दिया। नहीं भैया, कमिटेड रहे, काम कर उसके लिए। आफ्टर आइडेंटिफाइंग, एंटरप्रेन्योर को इंश्योर करना है कि भैया वो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी उसने चीज़ आइडेंटिफाई करी है उसके लिए वो कमिटेड रहे। लॉन्ग टर्म उसका फोकस जो है उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी जाके उसको उसकी अल्टीमेट सक्सेस मिल पाएगी। उसको लॉन्ग टर्म वे में फोकस रहना है, डेडिकेटेड रहना है। कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भैया सीधी सी बात है, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कमिटेड थे, अब आपको अपने रिसोर्सेज के लिए कमिटेड रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको मिनिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने रिसोर्सेज का। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा सोच कर चलना है कि अपने वो रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन करेगा, और उससे जुड़े हुए जितने भी रिस्क वगैरह है उसको भी वो कंसीडर करते हुए चलेगा। वो अपने मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव करेगा, डिराइव करेगा अपने मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से। उसके बाद रिसोर्स कंट्रोल क्या कहता है कि एंटरप्रेन्योर को मैनेज करना पड़ेगा यार, कि उसके जो रिसोर्सेज है मिनिमम यूटिलाइजेशन तो हो ही रहे हैं, पर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन उसका होकर चलेगा हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ताकि वो एक मैक्सिमम आउटपुट को प्रोवाइड कर पाए। प्रॉपर कंट्रोल रहेगा ताकि कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी वेस्टेज वगैरह ना हो, कोई भी ओवर स्पेंडिंग ना हो, कोई भी बर्डन क्रिएट ना हो एंटरप्राइज के ऊपर, कोई भी बर्डन ना क्रिएट हो, रिड्यूस हो, वेस्टेज वगैरह अवॉइड हो। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जो डायमेंशन है वो एक्सप्रेस करती है कि जो मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो अडेप्टेबल होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एंकरेज क्या करेगा कि मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में, जो कि रिजिड ना हो, फॉर्मल हिरार्कियल स्ट्रक्चर ना हो, लेस हिरार्की हो उसके अंदर, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा ना हो, हिरार्कियल स्ट्रक्चर ज़्यादा ना हो। उसके बाद रिवॉर्ड फिलोसफी, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट हमेशा ये चीज़ करेगा कि भैया मेरे को टीम वर्क में काम करना है। जो भी एम्प्लॉय है अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, उसको मोटिवेट रखने के लिए मैं उसको प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड करूँगा, रिवॉर्ड्स देकर चलूँगा, ताकि उसकी इंप्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस जो है वो लॉन्ग टर्म वे में इंप्रूव भी होती चली जाए। ठीक है जी, टीम वर्क में काम करेगा, डिजर्व टीम मेंबर को वो रिकग्निशन देगा, रिवॉर्ड देगा, प्रॉपर रिवॉर्ड सिस्टम वो एस्टैब्लिश करेगा ताकि इंप्लॉयज जो है उसके मोटिवेटेड फील रहे। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द मॉडर्न इकोनॉमी। आज की इकोनॉमी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है यार, डिस्कस करो की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट एक एंटरप्रेन्योरशिप जो आज की है और एक जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप हुआ करती थी, ट्रेडिशनल जो बिजनेस मैनेजमेंट हुआ करता था, दोनों अलग अलग कैसे हैं। सिग्निफिकेंस की बात कर लो। ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो नया बिजनेस है वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा, इनकम को इंक्रीज़ करेगा, जीडीपी बढ़ेगी कंट्री की नए बिजनेस की वजह से। एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा, नई नई इनोवेशन वगैरह आएगी, एंटरप्रेन्योर नई टेक्नोलॉजी लाएगा, नए बिजनेस मॉडल लाएगा, जैसे कि टेस्ला ने आपकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लेकर आया, इलेक्ट्रिक कार्स लेकर आया। उसके बाद इन्हांस करेगा कंपटीशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपिटिटिवनेस आएगी, एक प्रोडक्ट की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी, सर्विस अच्छी देंगे, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे वो। वेल्थ क्रिएशन, जितनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स अपनी इकोनॉमी के अंदर ग्रो होंगे, इनकम जनरेट करेंगे, इन्वेस्टर को पैसा देंगे, एम्प्लॉयज़ को पैसा देंगे, अल्टीमेटली इकॉनमी के अंदर वेल्थ की क्रिएशन होगी, रीजनल डेवलपमेंट होगी, बैलेंस इकॉनमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी हर एरिया की, जहाँ जहाँ पे बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उन स्मॉल टाउन्स के अंदर भी उनकी ग्रोथ होगी, वहाँ पे भी बिजली, पानी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बढ़ेगा। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ऑफर करेंगे बेटर गुड्स और सर्विस, कंपिटेटिव प्राइस के अंदर कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, हर चीज़ होगी, जैसे कि अमेजोन का रिवॉल्यूशन, ई कॉमर्स कन्वीनियंस। इसका मतलब है कि अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, क्या हुआ कि ई कॉमर्स की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस मिला, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई हमारी, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इंकरेज करेगा हमारा ग्लोबल ट्रेड को, बढ़ेगा वो, जो फर्म्स होगी नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगी, अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्टअप करेगी, इंक्रीज करेगी, एक्सपैंड करेगी अपना इंटरनेशनली। तो बेसिकली सारे आपके बेनिफिट्स है किसके, एंटरप्रेन्योरशिप के। उसके बाद बेटा डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ी चीज़ तो नेचर को देख के डिफरेंस, ये मैंने आपको ऐसे लिख लिया, आपको जब भी डिफरेंस आएगा एग्जामिनेशन के अंदर आपको कैसे लिख के आना है, टी फॉर्म के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस के अंदर हमेशा आपके बेसिस मेंशन होने चाहिए, जो भी डिफरेंस बिटवीन आपका विदाउट बेसिस होता है
उसके पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलते, आधे आधे नंबर हर पॉइंट के कटते हैं। तो आपका जब भी डिफरेंस बिटवीन आएगा, डिफ्रेंसिएशन के लिए आपके जो बेसिस है वो होने चाहिए। सबसे पहली चीज़ नेचर। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है कि हम नए नए वेंचर्स, नए नए बिजनेस को, नई नई इंडस्ट्रीज को खोलते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो पहले किया उसी को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे फोकस क्या है, इनोवेशन करेंगे, ग्रोथ करेंगे। और यहाँ पे फोकस क्या है, पहले वाले केस के अंदर, ट्रेडिशनल वाले केस के अंदर, कि जो चल रहा है उसी को ही संभालते हुए चलेंगे, स्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे। रिस्क ज़्यादा है, नई चीज़ है, पता नहीं मार्केट में क्या रूप आएगा उसका, हाई रिस्क। यहाँ पे लो टू मॉडरेट रिस्क होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अप्रोच करने वाली आपकी फ्लेक्सिबल है, भैया जैसे मार्केट कहेगी मैं तो वैसे चेंज हो जाऊंगा, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, डायनेमिक हूँ। यहाँ पे क्या, स्ट्रक्चर के हिसाब से चलूंगा, जो मैंने आज तक चलाया स्ट्रक्चर वैसे ही चलूंगा, जो चलते हुए आया रूटीन में वैसे ही चलेगा। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे क्या है, इंट्यूटिव, अपॉर्चुनिटी ड्रिवन, जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी वहीं पर डिसीजन ले लिया कि ये काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्रोसीजरल बेस्ड, एनालिटिकल, सोच समझ के करना है नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें, इफ एंड बट। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, वैल्यू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन, बढ़ा करेंगे अपने आप को, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट आना चाहिए भैया, प्रॉफिट बढ़े मेरा, और कुछ नहीं चाहिए। और कंटिन्यूटी, जो रोजी रोटी चल रही है वो चलती रहे, बस। ये फ़र्क है आपको एंटरप्रेन्योरशिप और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अंदर। अगर आपको फ़र्क है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में, फ़र्क क्या है, वन लाइन डिफरेंस। एंटरप्रेन्योरशिप बेटा ग्रो करता है नए आइडियाज़ को, नए बिजनेस को क्रिएट करता है। ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, वो इफेक्टिवली ऑपरेट करता है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही। यहाँ पे कुछ नया और यहाँ पे वही पुराना चलता चला जाए, बस। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 2, जो कि बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। कितने कितने तरीके के अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम समझ के चलेंगे। अगेन बेटा मैं आपको एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट बता दूं, जितने भी आपके ग्रीन मार्क क्वेश्चन है आपको उनको करके जाना, और जितने भी आपके रेड मार्क क्वेश्चन है वो तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उनको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में कंप्लीट करना है। उनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको छोड़ के नहीं जाना। और जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैम मेरे को अच्छा स्कोर करना है, तो उनको बेटा ग्रीन मार्क वाले क्वेश्चन भी करके जाने हैं। ठीक है जी, चलो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड ऑन द एंटरप्रेन्योरल थ्योरी, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एंटरप्रेन्योर्स होते कौन है। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि मैम एंटरप्रेन्योर ही कौन है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि एक नया बिजनेस का आइडिया लेकर आता है, बिजनेस को क्रिएट करता है, एक न्यू वेंचर क्रिएट करता है। अब बिजनेस चालू कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको रिस्क और अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा। और ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है, इतनी मेहनत मशक्कत वो क्यों कर रहा है, मैम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, फॉर अचीविंग द प्रॉफिट, और बाकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को अचीव करने के लिए। और बेसिकली वो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं विद द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके डिस्टिंक्टिव गोल्स, उनके डिस्टिंक्टिव अप्रोच, किस तरीके से बिजनेस को वो देख के चलते हैं, उनके क्या गोल्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन ट्रेड्स के हिसाब से हम एंटरप्रेन्योर्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या आता है मेरा, सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मल्टीपल बिजनेस चालू करता है। एक नया बिजनेस चालू किया, अच्छे से ग्रो किया, उसको बेच दिया, अब दूसरे पे चालू, दूसरे पे लग गया, दूसरे को ग्रो किया, उसको बेच दिया, तीसरा ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो एक के बाद एक मल्टीपल बिजनेस को वो स्टार्ट करता है, मल्टीपल बिजनेस को वो मैनेज करता है और इंजॉय करता है नए नए वेंचर्स को क्रिएट करना, जहां पे उसको जब अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो उस अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके चलता है। दैट इज सीरियल आपके एंटरप्रेन्योर्स। तो सीरियल एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि लीड करता है मल्टीपल बिजनेस अपने करियर के अंदर, उसके बाद पॉसिबली उसको बेच देता है और देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे मूव ऑन कर देता है। उसके बाद सोशल एंटरप्रेन्योर्स, नाम में लिखा हुआ है सोशल, तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि सोसाइटी से रिलेट करता है, जो कि जितने भी आपकी सोसाइटल प्रॉब्लम्स होती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। मेजरली जो उसका एम है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कॉम्प्लीमेंट करता है। फाइनेंशियल जो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, वो उस चीज़ को फाइनेंशियल प्रॉफिट कॉम्प्लीमेंट करता है, पर मेन उसका ऑब्जेक्टिव, मेन उसका एम क्या है कि बेटा सोसाइटी का जो मेन गोल है उसको वो अचीव कर पाए। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि सोसाइटी के लिए सोचता है, सोसाइटी के जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह है उसके लिए सोचता है, दैट इज सोशल एंटरप्रेन्योर। उसके बाद तीसरा क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, नाम में लिखा हुआ है वुमेन। वुमेन एंटरप्रेन्योर का कोई भी ऐसी एंटरप्रेन्योर जो कि वुमेन है, जिसने अपना खुद का बिजनेस चालू किया, खुद का बिजनेस ऑपरेट कर रही है, वो रिस्क लेके चल रही है इन होप ऑफ अ प्रॉफिट, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर है। वो एक बैलेंस बना के चलती है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर, समझ रहे हो। वो प्रायोरिटाइज करती है कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और अपने बिजनेस की ग्रोथ करती है, दैट इज वुमेन एंटरप्रेन्योर। मेन फोकस क्या है, वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है वुमेन एंटरप्रेन्योर। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब क्या है कि ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि नए नए स्टार्टअप को बिल्डअप करता है, इन्वेस्टर्स के पास जाता है और उनसे एडवाइस वगैरह लेता है, रैपिड एक्सपेंशन के लिए जो काम करता है, जो नए नए बिजनेस को खोलता है, नए नए स्टार्टअप को खोलता है, दैट इज स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर क्रिएट करता है हाई ग्रोथ कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है उसको, विद अ पोटेंशियल कि फ्यूचर के अंदर वो उसको एक्सपैंड करेगा, उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा। अपना जो वेंचर है उसके लिए क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट वगैरह मांगता है, एंजल इन्वेस्टर के पास जाता है, इन्वेस्टर्स के पास जाता है, उसका पैसा लगाता है, क्योंकि भैया देखो वो एक स्टार्टअप है, उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है। अब
इन्वेस्टर के पास जा रहा है ताकि उसके बिजनेस की फास्ट ग्रोथ हो, जैसे कि शार्क टैंक वाला। भैया आते हैं इन्वेस्टर्स, क्या करते हैं बेसिकली, इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया मेरे बिजनेस के अंदर पैसा लगाओ। उसके बाद स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, देखो आज आपके घर के नीचे कोई एक शॉप है, ठीक है जी, ग्रोसरी की शॉप है तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर। चाहे वो बेशक अपना स्मॉल बिजनेस चालू कर रहा है, स्मॉल बिजनेस चला रहा है, पर है तो वो शॉप वाला भी एक एंटरप्रेन्योर, सर्विस प्रोवाइडर भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो ऐसा पर्सन जो कि एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है, जैसे कि आपकी लोकल शॉप होगी, रेस्टोरेंट हो गया, आपके सर्विस प्रोवाइडर हो गए, वो भी तो एंटरप्रेन्योर्स है। पर उनका मेन फोकस क्या रहता है, उनका फोकस रहता है बेटा स्टेबिलिटी के ऊपर। वो ग्रोथ वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन मेंटेन करके चले, कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहे और स्टेबिलिटी रहे, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। उसके बाद इनोवेटिव और टेक एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या करते हैं, इनोवेशन पे काम करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज को डिराइव करते हैं, बनाते हैं, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, मार्केट के अंदर नए नए चेंजेस, इनोवेटिव आइडियाज, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो बेसिकली अपना फोकस करते हैं टेक्नोलॉजी पे, हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। और इस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स मेजरली कहाँ दिखाई देते हैं, आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर, बायोटेक इंडस्ट्री या हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर। फिर आते बेटा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स को मैं इंट्राप्रेन्योर्स भी कहती हूँ। अब ये एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर में फ़र्क क्या है, ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के काम करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के वहाँ पे अपने आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट सर्विस बना रहे होते हैं। तो बेटा ये होते हैं मेरे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर टेक का बंदा होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का बंदा होता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये नए नए प्रोडक्ट्स को, नए नए आइडियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं, अल्टीमेट एक कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो ये इंट्राप्रेन्योर्स है, एक कंपनी के अंदर रह के काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग विद इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अडॉप्ट करते हैं, भैया इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी, इनोवेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनका एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, वो इनोवेशन ग्रोथ के लिए काम करते हैं, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर रह के काम करते हैं, नए नए आइडियाज़, प्रोडक्ट, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर, फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि भैया आपका बना बनाया ब्रांड है, डोमिनोज है, मैकडी है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं और अपना चला रहे हैं। फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर परचेज कर लेते हैं, फ्रेंचाइजी ब्रांड का नाम परचेज कर लेते हैं और अपना बिजनेस जो है उसके ऊपर चलाते हैं। जो भी उनका रेवेन्यू मॉडल होता है कि भैया इतनी रॉयल्टी उसको देनी है फ्रेंचाइजी वाले को, मतलब जो फ्रेंचाइजर है, जो मान लो डोमिनोज पिज्जा वाला है, उसको इतनी रॉयल्टी देनी है, वो उतना देते हैं, पर अपने नाम का वो बिजनेस चला रहे हैं। मतलब ब्रांड नेम जो है वो एक कंपनी का है, बट चला वो रहे हैं, दैट इज फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर। ये बेनिफिट करते हैं ब्रांड रिकग्निशन से, बना बनाया ब्रांड है उसी के अंदर वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और सपोर्ट करते हैं, एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर, फ्रेंचाइजर उनको सपोर्ट करता है कि भैया इस तरीके से हमारा मटेरियल बनता है, इस तरीके से आपका कस्टमाइजेशन होती है या फिर स्टैंडर्डाइजेशन इस तरीके से, अगर मैकडी के आलू टिक्की बर्गर है तो वो इसी तरीके से बनना चाहिए। उसके बाद कल्चरल एंटरप्रेन्योर, कल्चरल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, मेजरली जो फोकस करता है वो कल्चर पे करता है, जैसे कि म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग, क्राफ्ट, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स पे, एक्सपीरियंसेस पे जो फोकस करता है, दैट इज योर कल्चरल एंटरप्रेन्योर। देखो कल्चरल एंटरप्रेन्योर इंक्लूड करता है आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिशियंस, राइटर्स, अदर ऐसे लोग जो कि आपका एम करता है कि मैं कल्चर पे इम्पैक्ट डाल कर चलूंगा अपने क्रिएटिव वर्क के थ्रू, अपने आर्टिस्टिक वर्क के थ्रू कल्चर पे फोकस करूंगा मैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ, हाउ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप। कॉर्पोरेट की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसको मैं इंट्राप्रेन्योर्स कह रही हूँ, अभी पढ़ा के लाई हूँ आपको, जिसको मैं इंट्राप्रेन्योर्स कह रही हूँ, वो आपकी ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो देखो मैं आपको एक ना मेजरली डिस्टिंक्शन समझाती हूँ, दोनों में फ़र्क क्या है। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए नए आइडियाज़ पे, इनोवेशंस पे काम करते हैं, अपनी कंपनी के अंदर रह के, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके अंदर रह के नए नए आइडियाज़ पे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, एग्जांपल से आप रिलेट कर पाओगे। एग्जांपल, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जांपल क्या है, जैसे कि गूगल। अब गूगल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जीमेल है, गूगल मैप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्फोसिस की बात करूँ तो इन्फोसिस का फिनाकल का प्लेटफॉर्म जो है, मतलब एक ही जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें चल रही है। गूगल के अंदर गूगल मैप्स चल रहा है, जीमेल चल रहा है गूगल की। तो बेसिकली क्या है कि वो अलग अलग स्किल, अलग अलग अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, पर कहाँ पे, एक स्टैंडर्डाइज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर, एक कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। पर ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल क्या है, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल जैसे कि धीरूभाई अंबानी, इसने क्या किया, इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंडिपेंडेंटली फाउंड किया। फिर किरण मजुमदार शॉ, इसने क्या किया, इसने बिटकॉइन इंडिपेंडेंटली फाउंड करी थी। तो बेसिकली एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि पूरी की पूरी कंपनी अपने हिसाब से चला रहा है, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप। एक ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर डिफरेंट लेवल के लोग अलग अलग चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज
कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। अब मैं आपको समझाती हूँ उनका डिस्टिंक्शन, दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लोग इनोवेशन लेकर आते हैं, नए नए वेंचर्स को क्रिएट करते हैं अपनी खुद की कंपनी के अंदर ही। यहाँ पे क्या होता है, एक नया इंडिपेंडेंट बिजनेस स्क्रैच से बनाया जाता है। यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, कोई आपका प्रीसेट कुछ नहीं बना हुआ, सब चीज़ें बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग से बनाई जाती है। रिस्क बियरिंग, यहाँ पे जितना भी रिस्क होता है वो कंपनी का रिस्क होता है। मैं कंपनी की वर्कर हूँ, मैं कंपनी के लिए एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करके दे रही हूँ जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा, जिसका अगर फेलियर हुआ तो रिस्क कौन उठाएगी, कंपनी उठाएगी। पर ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिस्क होता है वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर का ही होता है, उसने अच्छा किया तो उसका, बुरा किया तो उसका। ऑनरशिप, अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया, गूगल मैप्स डेवलप किया किसी अच्छे पर्सन ने जो कि गूगल में काम कर रहा था, जीमेल डेवलप किया, तो ये जो आइडिया है बेशक आपने बनाया पर ये बिलोंग किससे करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने, आज देखो सीधी सी बात है, गूगल मैप जिसने बनाया या जीमेल जिसने बनाया, हम उसका नाम जानते हैं नहीं, हम तो गूगल का नाम जानते हैं कि वो गूगल का प्रोडक्ट है, वो गूगल की सर्विस है। तो बस ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास अपने आइडियाज़ का, अपने चीज़ों का फुल कंट्रोल है, फुल ओनरशिप है। रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कंपनी के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। मेरे को कोई दिमाग लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो कंपनी के पास बनी बनाई टेक टीम है, बनी बनाई कंपनी में सॉफ्टवेयर टीम है, उसके पास फाइनेंस की टीम है, रिसोर्स की टीम है, हर चीज़ की टीम है। तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का कंपनी के हम यूटिलाइज कर लेते हैं, जैसे कि फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कंपनी का ब्रांड नेम हो गया। पर ट्रेडिशनल के अंदर आपको सारे रिसोर्सेज को इंडिपेंडेंटली अरेंज करके चलना है। डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर जो डिसीजन होगा मैं खुद से नहीं ले सकती, ये जो चीज़ है अप्रूवल प्रोसेस में जाएगी, हायरार्किकल सिस्टम फॉलो होगा, मैनेजमेंट पर डिफरेंट लेवल पर अप्रूवल लगेंगे, पर यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है वो मेरी चलेगी क्योंकि मेरा वो बिजनेस है। ओनर के पास फुल अथॉरिटी है डिसीजन लेने की। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे लेक्स फ्लेक्सिबल है बिकॉज कंपनी की पॉलिसी ऐसी है, आप अपना मन चाहे कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कंपनी के आपको पॉलिसीज रूल्स को फॉलो करना है। पर ट्रेडिशनल के अंदर क्या है, हर चीज़ फ्लेक्सिबल है, हर चीज़ अडेप्टेबल है। अगर आप धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं रिलायंस के रिस्पेक्ट में, ले सकते हो यार बिंदास, कौन आपको रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आप ही की कंपनी, आप ही ओनरशिप, आप ही ओनर हो, आपके पास ओनरशिप है, आपके पास फुल ऑटोनॉमी है, फुल अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस फेस बाय फैमिली बिजनेस। अच्छा क्वेश्चन है, फैमिली बिजनेस में ना जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आ रहे थे मैंने सारे के सारे लगा दिए। ये टॉपिक कर लो फैमिली बिजनेस का, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए फैमिली बिजनेस से उठ के आप हर चीज़ अटेम्प्ट कर सकते हो। और फैमिली बिजनेस वन ऑफ द एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार यार पूछता ही पूछता है। देखो कितने टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैंने प्लस प्लस करके लिख दिया कि ये भी चीज़, ये भी चीज़, ये भी चीज़, एक कंप्रीहेंसिव आपको व्यू मिल जाएगा फैमिली बिजनेस का। तो देखो, चैलेंजेस फेस बाय फैमिली बिजनेस इन इंडिया। इंडिया का जो फैमिली बिजनेस है, समझ रहे हो ना फैमिली बिजनेस क्या, कि भैया अब एक बिजनेस जहाँ किसी ने स्टार्ट किया, दादाजी ने स्टार्ट किया, उसको फादर कंटिन्यू कर रहे हैं, फादर के बाद सन कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज फैमिली बिजनेस। नहीं तो उसके फैमिली के मेंबर्स जो है और जो उसके भाई वगैरह है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फैमिली बिजनेस के अंदर जो चैलेंजेस है वो क्या है, रीजन क्या है उन चैलेंजेस का, वो चैलेंजेस आते ही क्यों है, फैमिली बिजनेस का इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन क्या है, और फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस ही क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है कि भैया अगर फैमिली के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, बिजनेस अफेक्ट ना हो, उस स्ट्रैटेजीज क्या है उन चीज़ों को रिजॉल्व करने की, और कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करा कैसे जा सकता है। तो सब चीज़ें मैं आपको बता के चलूंगी फैमिली बिजनेस के रिस्पेक्ट में। फैमिली बिजनेस एक इस तरीके का बिजनेस है जो कि ओन होता है, मैनेज होता है, कंट्रोल्ड होता है, एडमिनिस्टर होता है बाय वन और मोर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। सेम फैमिली के लोग इस चीज़ को मिलकर चला रहे हैं। ठीक है जी, ये जो बिजनेस है वो जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन होता रहता है। यहाँ जो फैमिली बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। रिलेटेड कैसे भी हो सकते हैं, बाय ब्लड हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन हो उनका, मैरिज के थ्रू हो, एडॉप्शन हो एंड सो ऑन, एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। फैमिली बिजनेस जो होता है जनरेशन और जनरेशन पास ऑन होता चलता है। जो डेफिनेशन है फैमिली बिजनेस की वो किसने दी थी, वो डॉनली ने डेफिनेशन दी थी। वो कहता है कि फैमिली बिजनेस इस तरीके का बिजनेस है जहाँ पे विच हैज़ बिन क्लोजली आइडेंटिफाइड विद एटलीस्ट 2 जनरेशन ऑफ अ फैमिली, मतलब कम से कम फैमिली की 2 जनरेशन जो है उसके अंदर काम कर रही है, जहाँ पे जो फैमिली की जो रिलेशन है वो कंपनी के इंटरेस्ट को, पॉलिसीज़ को, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि फैमिली के क्या डिसीजन है, फैमिली के रिलेशन कैसे चल रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैमिली बिजनेस के अंदर मैम क्या क्या दिक्कत है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो फैमिली बिजनेस में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे उसकी ग्रोथ करनी है, मुझे उसका मैनेजमेंट करना है, या मुझे उसको कंटिन्यू इंश्योर करना है कि वो चलता ही रहे, चलता ही रहे। बिकॉज फैमिली बिजनेस जो होता है उसके अंदर रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर रिलेशन अच्छे, बिजनेस अच्छा चलेगा। रिलेशन में कहीं कोई दिक्कत,
ऑपरेशन जो बिजनेस के होंगे वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो चैलेंजेस ही देख लेते हैं। फैमिली ओन्ड बिजनेस के टफ चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहले तो स्प्लिट, आज कोई बात नहीं मान रहा, स्प्लिट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, फैमिली बिजनेस खत्म, डिवाइड हो गया बिजनेस। अब देखो हर लोगों की ना अपनी एक एक्सपर्टीज होती है, कोई लोग सेल में अच्छा है, कोई लोग परचेजिंग में अच्छा है, कोई लोग मैनेजमेंट में अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा है। अब एक भी बंदा वहाँ से कन्फ्लिक्ट करता है, हट के जाता है, तो पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फर्म जो होती है वो फेल हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है फादर या सन के बीच में, एंड इवन विद द रिलेटिव या सन के बीच में, दो भाइयों के बीच में कलेश हो रहा होता है, तो फिर क्या होता है, बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, बिजनेस डिवाइड हो जाता है, बिजनेस के जो ऑपरेशन है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। उसके बाद एलपीजी, एलपीजी क्या है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आपको पता ही है जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 के अंदर, वहाँ पे कंसेप्ट आया था एलपीजी का कि अब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करिए एलपीजी कंसेप्ट कि भैया आप प्राइवेटाइज करो। ज़्यादातर प्राइवेट चीज़ों को वो एनकरेज कर रहे थे कि आप गवर्नमेंट का रोल करेंगे कम, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाएंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे, जो काम आप खुद से नहीं कर सकते भैया आउटसोर्स कर दो काम अपना। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करो। तो भाई ये बहुत बड़ा एक चैलेंज आ गया फैमिली बिजनेस को, बिकॉज फैमिली बिजनेस को मॉडर्न स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ा। मॉडर्न आपके इंटरनेशनली चीज़ें कैसे चल रही हैं, कंपिटिटिव अपने आप को बनाए रखने के लिए उसको वो चैलेंजेस को, चीज़ों को फेस करना पड़ा, मॉडर्न स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ा। तो एलपीजी भी एक तरीके का आपका थ्रेट था जो कि फैमिली बिजनेस में आया करता था। उसके बाद क्या आता है, एचआर कंसर्न्स। एचआर कंसर्न्स क्या होता है कि भैया बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे मुश्किल है कि आप एक टैलेंटेड ब्रेन को अपने पास रख के चलो, अट्रैक्ट करो और रिटेन करो। अपने एम्प्लॉयज़ को आप रख ही नहीं सकते। सीधी सी बात है, जो एम्प्लॉय आज आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से काम कर गया, काम सीख गया, वो उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि या तो मैं किसी बेटर जगह पे जाऊंगा फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर सैलरी, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, तो वो आपके पास रहेगा ही नहीं। अब आपने किसी बंदे पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, उसको सारा काम सिखाया, सब चीज़ें बताया, वो निकल जाता है। तो लोगों को रिटेन करना, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना भी एक चैलेंज है। मेंटेनिंग इंडियन ब्रेन इज अ सिग्निफिकेंट इशू फॉर द इंडियन एंटरप्राइज, बिकॉज क्या होता है, वो कितना ही अच्छा पैकेज उनको ऑफर करे, वो कहते हैं कि नहीं मेरे को तो और अच्छा मिल रहा है किसी और जगह पे, मुझे अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना है, तो भैया किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाते हैं। तो ये एचआर कंसर्न, ह्यूमन रिसोर्स का भी कंसर्न है फैमिली बिजनेस के अंदर। फिर आता है आपका ट्रांजैक्शनल अटैक। ट्रांजैक्शनल अटैक का मतलब क्या हुआ कि भैया मल्टीनेशनल कंपनीज आई, एमएनसीज आई, उन्होंने इंडिया के अंदर आके अपने प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया अपने चीपर प्राइसेस के ऊपर, अपनी बेटर टेक्नोलॉजी वो लेकर आए। मल्टीनेशनल फर्म्स एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन गई, अपने अच्छे प्रोफेशनलाइज चीज़ें लेकर आए, अपनी बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनलिज्म लेकर आए। उनके पास रिस्क टेकिंग पावर थी, भैया हम खूब सारा रिस्क एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खूब अंधा पैसा है हमारे पास। तो वो भी एक थ्रेट बन गया, रिस्क बन गया फैमिली बिजनेस के लिए। फिर रीस्ट्रक्चरिंग, फैमिली बिजनेस में जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा था, पर रीस्ट्रक्चरिंग की एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे ना मॉडर्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, रीस्ट्रक्चर करने की रिक्वायरमेंट है, एक हायरार्कियल अच्छे तरीके से जो बिजनेस का एक स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक्सपेंसिव थी। ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस इसको अडेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो चेंज्ड मार्केट इन्वायरमेंट, मार्केट का जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपके बिजनेस ऑपरेशन थे उसको ना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ी। जो एडजस्टमेंट थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, पेनफुल थी और ज़रूरी भी थी फैमिली बिजनेस के लिए। जो फैमिली बिजनेस इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए सर्वाइव कर गए, जो नहीं अडॉप्ट कर पाए डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, चल रहा है यार, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फैमिली बिजनेस यूजुअली क्या होता है, आपके इमोशंस पे मैनेज हो रहा होता है रदर देन प्रोफेशनली। कोई देखो ना, आप अगर किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो भैया आपकी टाइमिंग फिक्स है कि 10 बजे से लेकर 7 बजे तक काम आपको करना ही है। 10 बजे मतलब 10 बजे आपको पहुंच जाना है। फैमिली बिजनेस में क्या इमोशंस पे काम हो रहा है कि भैया आज किसी की शादी में चला गया था, आज बर्थडे था, रात में लेट सोया था, इमोशंस पे ज़्यादा वो मैनेज हो रहा है। आज काम नहीं करने के बाद छुट्टी ले ली मैंने, रेदर देन प्रोफेशनली, जिसकी वजह से मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, इनएफिशिएंसी आया करती थी। तो ये भी चैलेंजेस हुआ करते थे बिकॉज देयर वर लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने चैलेंजेस बता दिए कि फैमिली बिजनेस के अंदर ये सारे चैलेंजेस होते हैं, इसकी अंदर क्या एक्सप्लेनेशन खुद लिख सकते हो, ये पॉइंट बेटा आपको यही लिख कर आनी है। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है। तो देखो एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है एंटरप्रेन्योर का कि वो सर्वाइव करना चाहता है मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर भी, ताकि वो दोनों तरीके से काम कर पाए।
फॉलोइंग इज वे हाउ फैमिली मेंबर्स लेंड सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स। फैमिली मेंबर एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं, आप उस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इमोशनल असिस्टेंस, भैया एक दूसरे को इमोशनली वो सपोर्ट करते हैं कि किसी का डाउन टाइम आ रहा है, किसी पे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है, तो उसको कहता है कोई बात नहीं, तू रेस्ट ले, तेरे बजाय मैं चला जाता हूँ दुकान पे, मैं चला जाता हूँ काम पे, मैं संभाल लूंगा उस चीज़ को। इमोशनल असिस्टेंस जिस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो फैमिली के ही मेंबर होते हैं जो सबसे पहले आते हैं, आपका एक लिसनिंग ईयर बनते हैं कि आपकी क्या दिक्कत तकलीफ है, आपके लिए केयरिंग नेचर दिखाते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, पेशेंस दिखाते हैं और आपके लिए टफ टाइम के अंदर आपके लिए खड़े रहते हैं। फिर फाइनेंशियल हेल्प, मान लो लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, वो आपको पैसे देके आपकी हेल्प करते हैं। फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो आपको फाइनेंशियल एड असिस्टेंस देते हैं। कैसे? लोन की फॉर्म में, यार अभी ले ले बाद में दे दियो, गिफ्ट की फॉर्म में, यार ले ले मेरे को तेरे से जरूरत भी नहीं है, तो देगा दे दियो, नहीं देगा मत दियो। प्रोफेशनल एडवाइस, वहाँ पे वही लोग होते हैं जो आपको एक राइट एडवाइस देते हैं, फैमिली मेंबर्स, कि भैया आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, आपको गाइडेंस देते हैं, एक राइट डायरेक्शन देते हैं ताकि आपका गोल को आप अचीव कर पाओ। एक तरीके का गाइड, एक तरीके का मेंटर के तरीके से आपके लिए काम करते हैं। वॉलंटियर टाइम, कि भैया किसी का कोई भी चीज़ रिलेटेड नहीं है, वो उसका काम भी नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, तू नहीं कर पा रहा, तेरे काम के लिए हम अपना वक्त देते हैं, अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस बजट जो है सबके पास कम होता है, एंटरप्रेन्योर के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो उस केस में उसके रिलेटिव ही फैमिली मेम्बर ही आते हैं, वो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपना टाइम डिवोट करते हैं उसके काम के लिए, दैट इज वॉलंटियर देयर टाइम। बिजनेस रेफर, वर्ड ऑफ माउथ की बात करते हैं कि भैया उसका प्रोडक्ट है, तू ले ले, बहुत अच्छी चीज़ है। बिजनेस रेफरल ह्यूज एडवांटेज प्रोवाइड करता है टारगेट मार्केट को। वो वर्ड ऑफ माउथ पे बिलीव करता है कि आज सिंपल सी बात है, अगर आज मेरा किसी भी चीज़ का बिजनेस है, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे जो रिलेटिव है प्रमोट करेंगे उस चीज़ को, अपने फैमिली, अपने नेबरहुड में, अपनी फैमिली में जाके बोलेंगे कि मेरा वो प्रोडक्ट खरीदे। वर्ड ऑफ माउथ की रेफरल मार्केटिंग वो करते हैं। Business gift, family member love to give gift by which they can participate in the business activities, and the more they hold the hints of responsibilities as owner, the more they can assist in the entrepreneurial journey. गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उनको अच्छा लगता है। अब बेटा हम बात क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो देखो फैमिली मेंबर जो होते हैं ना, लॉयल होते हैं, सीधी सी बात है, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ये मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ जहाँ पे फैमिलियाँ, देखो फैमिली दो तरीके की होती है, अच्छी भी है तो बुरी भी है, फैमिली बिजनेस अच्छा भी है बुरा भी है। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है कि फैमिली बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। अच्छी चीज़ें क्या है भाई, फैमिली मेम्बर्स आपके लिए लॉयल है। फाउंडर्स के जो प्रिंसिपल है, जिसने वो बिजनेस स्टार्ट किया, उसके क्या वैल्यूज़ थे, क्या गोल थे, उसके लिए वो लॉयल है, उसके लिए वो काम करते हैं। इक्वालिटी एंड कॉर्पोरेशन, द एंटिटी हैज़ टू इंश्योर द इक्वालिटी इन इट्स ऑपरेशन। अपने ऑपरेशन के अंदर वो इक्वालिटी इंश्योर करे, कॉपरेशन इंश्योर करे। सक्सेशन प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, सक्सेशन प्लानिंग चलती रहती है फैमिली बिजनेस के अंदर। पापा रिटायर हुए, बच्चे लगे काम पे, बच्चे रिटायर हुए, उनके बच्चे लगे काम पे, तो सक्सेशन प्लानिंग चलती ही रहती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली मेंबर इज इन बिजनेस ऑपरेशन, फैमिली मेंबर्स को समझो कि वो क्या चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में होनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फैमिली के टैलेंट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। किसी भाई ने बाहर जाके पढ़ाई करी, उसके बाद बहुत अच्छा MBA का वगैरह करा, बहुत अच्छी उसके पास मैनेजमेंट की स्किल्स आ गई, तो भैया उस जो टैलेंट है उसको यूटिलाइज करो। रिक्वायर्स डेडिकेशन, डेडिकेशन चाहता है वो, यूनिटी अमंग द मेंबर, सब लोग जुड़े हुए रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें। फैमिली सपोर्ट हेल्प इन बिजनेस ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सर्वाइवल टाइम, ये सर्वाइवल के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। टफेस्ट टाइम के अंदर अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सक्सेस डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग कंटिन्यूटी विद इन द फैमिली, सक्सेस तब होगी जब आप ये चीज़ मान लो, ये चीज़ समझो कि आपकी अगर फैमिली के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। फैमिली बिजनेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन फैमिली इन द बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। फैमिली बिजनेस के अंदर क्या होता है, मोर देन वन फैमिली भी पार्टिसिपेट कर सकती है, कि भैया मेरी फैमिली, मेरे मामा की फैमिली, मेरे चाचा की फैमिली, ये सारे मिलकर एक फैमिली बिजनेस चालू कर रहे हैं, हो सकता है, चलते हैं ऐसे। फैमिली मेंबर आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एंड नॉट इन्वॉल्व बिजनेस आर पार्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे फैमिली मेंबर जो कि बिजनेस के अंदर कोई शेयर नहीं रखते, कोई कैपिटल नहीं रखते, पर स्टिल बिजनेस का पार्ट है। विदाउट वर्किंग इन द बिजनेस वो कंपनी के शेयर वगैरह या तो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है जी। फैमिली मेंबर हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग और नॉट इन्वॉल्व इन द बिजनेस आर पार्ट ऑफ बिजनेस, ऐसे लोग जिनका ना बिजनेस से कोई लेना ना देना, ना बिजनेस का प्रॉफिट उनको मिलना, पर फिर भी वो आपके बिजनेस के लिए सोचते हैं, क्या है, फैमिली बिजनेस का ही पार्ट है। फैमिली बिजनेस वैल्यू अ रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज पोजेस्ड एंड फॉलोड बाय फैमिली मेंबर्स, बिजनेस की जो वैल्यू है वो कैसे पता चलती है, फैमिली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, फैमिली की क्या वैल्यूज है, फैमिली के क्या ट्रेडिशंस है। तो ये कुछ बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, खुद से बना के लिख सकते हो। उसके बाद बेटा हम समझेंगे अप्रोचेस टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन एनी फैमिली बिजनेस। कोई भी फैमिली बिजनेस के अंदर 3 अप्रोच होती है जिसके थ्रू आप जो लड़ाई झगड़े हैं उनको कम कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो।
ठीक है जी। सबसे पहली अप्रोच क्या है? कॉपिंग अप्रोच। कॉपिंग अप्रोच क्या कहती है कि भैया आपको क्या करना है, आपको कॉपरेशन करना अपने फैमिली मेंबर के साथ। समझो, कोशिश करो, रिजॉल्व करो जो भी आपके साथ दिक्कत है, कन्फ्लिक्ट है, और एग्री करो कॉमन टर्म्स में। जब तक बात नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं एक दूसरे को कि एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है, तब तक काम नहीं रिजॉल्व हो सकता। तो एक दूसरे को समझो, जानो। सेकेंड, आर्बिट्री अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर क्या होगा कि जो फैमिली का सबसे बड़ा एल्डर मेंबर होगा ना, उसका डिसीजन मेकिंग करवाओ। उससे पूछो कि भैया तू रूल्स बना, तू कंट्रोल कर फैमिली की एक्टिविटीज़ को। समझ में आ गया? इस केस के अंदर आप आपसी सहमति मत करो, जो फैमिली का बड़ा होगा जिसकी सब सुनते हैं उसको बीच में लाओ। ये अप्रोच प्रूवन सक्सेसफुल होती, हैज़ नॉट प्रूवन सक्सेसफुल एज मोस्ट ऑफ द टाइम। जो एल्डर होगा फैमिली का, वो इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर नहीं कर पा रहा, तो ये अप्रोच उस केस में अनसक्सेसफुल हो जाएगी अगर जो एल्डर है वही बायस्ड है, वो अच्छे तरीके से आपका मैनेज नहीं कर सकता तो। थर्ड थिंग, मैनेज्ड अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर क्या होता है कि अपने रिलेशनशिप को और अच्छा मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है मैनेज अप्रोच के अंदर? ये अप्रोच कहती है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास दिमाग भी है, एबिलिटी भी है कि वो अच्छे रिलेशन बना सकता है इंडिविजुअल्स के साथ बिजनेस के अंदर, तो उस पर्सन को अपॉइंट करो एज अ लीड पर्सन फॉर द बिजनेस। उस बंदे को लेकर आओ जिस पे दिमाग है, एबिलिटी है, जो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। दैट इज द मैनेज अप्रोच। बातचीत करके समझौता कर लो, नहीं तो बड़े बंदे को बिठाओ, नहीं तो भैया आप जो उस बंदे को बुलाओ जिसके पास दिमाग है। उसके बाद रीजन फॉर चैलेंजेस इन द फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस में जो चैलेंजेस आते हैं वो क्यों आते हैं? फैमिली में कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े है, इमोशनल इश्यूज है भाई सबके साथ कि भैया उसके पास ऐसा कितना क्यों, मेरे पास इतना कम क्यों, जेलसी है सबके साथ, भाई चिढ़ते हैं। इंटीग्रेशनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है जी। डिफरेंसेस इन पर्सपेक्टिव, लोगों की सोच में, विचारों में डिफरेंस है, फैमिली में डिस्प्यूट चल रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग, लैक ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, वो उसको आगे ट्रांसफर करना ही नहीं चाहता, अपना बिजनेस देना ही नहीं चाहता। फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस, प्रेशर टू हायर फैमिली मेंबर कि भैया प्रेशर है कि भैया तू इतना अच्छा बिजनेस चला रहा है ना, इसको भी ले अपने बिजनेस के अंदर, इसको भी काम लगवा, अपने बिजनेस के अंदर रख इसको। कोई लोग नहीं रखना चाहता। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड द कंपनसेशन इशूज कि भैया तू इतनी मेहनत कर रहा है, तेरे को इतना मिल रहा है, वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको इतना कम क्यों मिल रहा है, कंपनसेशन इशूज। ये सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से फैमिली बिजनेस जो है उसके चैलेंजेस अराइज होते हैं। आगे चलो, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है वो समझो। फैमिली बिजनेस के अंदर जो पहला जो सर्कल है वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड आपका सर्कल है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड सर्कल है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका 3 सर्कल मॉडल होता है फैमिली बिजनेस का। अच्छे से ब्यूटीफुल सा मॉडल बना के आना फैमिली बिजनेस के क्वेश्चन के अंदर। ये आपका जो मॉडल देखते ही पूरे नंबर देने वाला है वो, चाहे एक्सप्लेनेशन में थोड़ी बहुत कमी पेशी भी रह गई हो, ये मॉडल बना के आ जाना, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर आप समझ लेना। यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर ओनरशिप का है, सेकंड फैमिली का है, तीसरा बिजनेस का है। सब चीज़ क्या दिखा रहे हैं कि हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। ओनरशिप क्या कि जो लोग कंपनी, जो लोग बिजनेस के अंदर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, जिसका मुनाफा होगा बिजनेस का, जिन लोगों को होगा। फैमिली मेंबर्स क्या, जो ब्लड से, मैरिज से रिलेटेड है। और बिजनेस क्या, इंडिविजुअल जो कि कंपनी के अंदर काम करे। सारी चीज़ें बेटा एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड, ओवरलैप कर रही है। ठीक है जी। इसके बाद नॉन फैमिली, नॉन मैनेजर ओनर्स। मैं आपको अलग अलग तरीके के मेंबर बताती हूँ स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से होते हैं। अलग तरीके के नॉन फैमिली, नॉन मैनेजर ओनर्स। ये कौन लोग हो गए? ये बेटा आपके एक्सटर्नल इन्वेस्टर है, जो कि कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं पर कंपनी के लिए काम नहीं करते। आपको पता है बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरी ताई कहती है कि भाई बेसिकली मेरी कोई आंट है, वो मुझे कह रही है कि इसको भी अपने बिजनेस में लगा ले, ठीक है, ये काम नहीं करेगी पर इसका पैसा लगा दो तो अपने बिजनेस के अंदर। तो बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स जिसके पास कंपनी के, मेरे बिजनेस के शेयर्स है, उसको प्रॉफिट जाएगा उसका, बट वो मेरी कंपनी के लिए काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद फैमिली ओनर्स। फैमिली ओनर्स का नाम है ऐसे लोग जिसके पास शेयर है पर डेली ऑपरेशन में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये फैमिली के ही मेंबर है, ये बाहर के लोग नहीं है। ये तो बाहर के लोग थे पर ये बाहर के लोग, ये मेरी फैमिली के मेंबर है। जैसे कि मेरा भाई मेरी फैमिली के अंदर बेसिकली मेरी फैमिली बिजनेस का पार्ट है, उसको पैसा जाएगा, प्रॉफिट जाएगा, पर वो काम नहीं करेगा, ये चीज़। फिर आते हैं बेटा फैमिली ओनर्स एम्प्लॉयज़। फैमिली ओनर्स एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है, जिनके पास शेयर भी है, काम भी कर रहे हैं और मैनेजमेंट के रोल के अंदर भी है। ठीक है जी। नॉन फैमिली ओनर एम्प्लॉयज, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयज जो कि फैमिली मेंबर्स नहीं है, बाहर के लोग यार, पर कंपनी के शेयर्स हैं उनके पास, कंपनी का पैसा, प्रॉफिट जो होगा उसके अंदर बटेगा। फिर तो फैमिली मेंबर्स आपको पता ही है। फैमिली एम्प्लॉयज कौन हो गए? फैमिली एम्प्लॉयज जो कि फैमिली मेंबर्स जो कि बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं पर कोई ओनरशिप नहीं है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एक फिक्स सैलरी मिलेगी, एम्प्लॉय की तरह काम करेगा यार। वो होता है ना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भैया मेरी कंपनी है पर मेरे को एक कंपनी के अंदर एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि अकाउंट संभाले, तो मैंने अपनी फैमिली में से किसी पर्सन को बोला कि तुम अकाउंट संभाल लो, तुम्हें हर महीने के मैं 30,000 रुपये दूंगी। दैट इज फैमिली एम्प्लॉयज। फिर नॉन फैमिली क्या है? ऐसे एम्प्लॉयज जो कि बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं पर वही सेम चीज़, पर वो फैमिली से रिलेट नहीं करते, बाहर के लोग हैं।
मैंने किसी को पर्सन को रखा एडिटिंग करने के लिए, वर्क के लिए, तो वो क्या है, नॉन फैमिली एम्प्लॉय। समझ में आ गया? इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको ओवरव्यू बता दिया ऊपर ऊपर से कि ऐसे ऐसे होता है। ये जो मैंने आपको बातें बोली, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद वाई डज डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया प्रमोट द कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को क्यों प्रमोट कर रही है, क्यों चाहती है? तो देखो, सबसे पहला रीज़न सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन अप होती है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट जॉब, कि भैया अगर सीधी सी बात है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस ही सेटअप नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं करेगा, तो हमारे जो पड़े हुए युवा है, यूथ जनरेशन है, वो क्या भाई भागेगी वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे कि भैया एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए। अब कोई बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह सेटअप नहीं हो रही तो गवर्नमेंट की जॉब से तो गवर्नमेंट की जॉब पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर फैमिली बिजनेस, अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप चल रहा है, तो अगर नई नई आपकी जो इंडस्ट्रीज है, बिजनेस है, वेंचर्स है, वो सेटअप हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड कम पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होती है। फिर उसके बाद अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रूरल एरिया। आपको एक चीज़ बता रखी है मैंने कि जो एंटरप्रेन्योर होता है अपना जो बिजनेस सेटअप करता है वो बैकवर्ड रीजन में सेटअप करता है, गवर्नमेंट से उसको काफ़ी सारी सब्सिडीज, बेनिफिट, असिस्टेंस भी मिलता है उस चीज़ को लेके। और बैकवर्ड एरिया का क्या होता है, डेवलपमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक डिपेंडेंस अमंग यूथ एंड वुमेन। जो इंडिपेंडेंस है बेसिकली क्या है, वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप उन यूथ पीपल को, वुमेन को पावर देती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, जो उनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस होती है वो कम होती चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस चालू कर रहा है अपने खुद के लिए भी, तो भैया एक अर्निंग चीज़ स्टार्ट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने खुद के लिए भी तो जनरेट कर रहा है। सेवेंथ, एनकरेज इनोवेशन इन अंडर सर्व्ड रीजन्स। अंडर सर्व रीजन क्या, पुराने पिछड़े हुए रीजन्स के अंदर, लेस डेवलप्ड एरियाज के अंदर, रीजनल बैकवर्ड एरियाज के अंदर वो इनोवेशन, नए नए आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विसेज लेकर आता है। उसके बाद आगे चलो, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ दे आर एडिंग वैल्यू टू सोसाइटी। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी को वैल्यू कैसे कर रहा है, कैसे उसकी सोसाइटी के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करके चलो एक सक्सेसफुल सोशल एंटरप्राइज के। तो देखो, सोशल एंटरप्राइज क्या होती है, सोशल एंटरप्राइज एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी इंडिविजुअल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोसाइटी की प्रॉब्लम के लिए यार काम कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एक पॉजिटिव चेंज सोसाइटी के अंदर लेकर आते हैं, सोसाइटी में एक अच्छा चेंज लेकर आते हैं। ये कंबाइन करता है क्या, बिजनेस के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सारे मैं लगा दूंगा और कमिटेड रहूंगा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। पहले वाली ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या हुआ करता था, मेन गोल होता था कि प्रॉफिट कमाऊंगा। सोसाइटल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर फोकस क्या है कि प्रॉफिट जो होगा ठीक है पर मेरा सोशल इंपैक्ट होना चाहिए। तो देखो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी इंडिविजुअल है, स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, वो सोसाइटी के प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, उसके इश्यूज को एड्रेस करते हैं। ये डिफरेंट है ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप से, बिकॉज इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को सॉल्व करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेकर आना। ये प्रिंसिपल को कंबाइन करता है और इनोवेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है कि भैया सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंपैक्ट हम क्रिएट करेंगे। और एक बहुत वास्ट टॉपिक है जिसका सोसाइटी के सारे सेक्टर्स कवर होते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है ऑफ अ चेंज एजेंट इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में हम कुछ बदलाव लेकर आएंगे, कैसे, क्रिएट एंड सस्टेन द सोशल वैल्यूज। वो सोशल वैल्यूज को बनाता है, क्रिएट करता है, उनका मिशन है कि भैया हम सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, जहाँ जहाँ पे जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स चल रही है उसको हम सॉल्व करेंगे, एक्टिंग विदाउट बीइंग लिमिटेड बाय रिसोर्सेज करेंटली इन हैंड, कि इस रिसोर्सेज की मेरे पास कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कंटिन्यूसली इनोवेशन करेंगे, लर्निंग करेंगे और एग्जिबिट करेंगे अकाउंटेबिलिटी ऑन द आउटकम्स क्रिएटेड। जो भी उसका रिजल्ट निकल कर आएगा हम अकाउंटेबल रहेंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो भी हम सोसाइटी में चेंज लेकर आ रहे हैं उसके लिए। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के इन एड्रेसिंग द सोसाइटल प्रॉब्लम्स। सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों ज़रूरी है, समझो। इट सॉल्व द सोशल इश्यूज सस्टेनेबली। सोसाइटी के जो इश्यूज होते हैं वो सस्टेनेबल मैनर में, ड्यूरेबल मैनर के अंदर उनका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म उनको प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस, ना कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर कि जुगाड़ू काम कर दिया, नहीं। जैसे कि इश्यूज हो गए आपके पॉवर्टी के, हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, लॉन्ग टर्म इश्यूज के लिए वो आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं।
प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं सब सेक्टर के लिए, वुमेन के लिए भी करेंगे, रूरल कम्युनिटीज के लिए भी करेंगे, ऐसे ग्रुप जो कि मार्जिनलाइज्ड है, ST SC है, उनके लिए भी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड करते हैं जॉब स्पेशली इन द अंडर सर्व एरिया, मतलब रीजनल बैकवर्ड एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, एंकरेज करते हैं इनोवेशन की, नए नए क्रिएटिव आइडियाज लो कॉस्ट के ऊपर उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करके चलेंगे, जैसे कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, लो कॉस्ट एजुकेशन, ऐसे मॉडल्स वो इंट्रोड्यूस करते हैं, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द गवर्नमेंट एड, कि भैया गवर्नमेंट के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, कम्युनिटीज़ को हेल्प करते हैं कि सेल्फ रिलायंट बनो, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है जी। उसके बाद इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई सीधी सी बात है, आज एक पर्सन के पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करने के लिए पैसा है, उसके वो चीज़ें मिल रही है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा रहा है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के तहत, उनको क्लीन वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है, तो ऑब्वियसली उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूव नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इट एम्पावर्स द कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है, एंकरेज करता है कि भाई आप पार्टिसिपेट करो, लोगों के बीच में, लोकल पीपल के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सपोर्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबली, मैं बता रही हूँ आपको, इको फ्रेंडली काम करके चलते हैं, जो भी इन्वायरमेंट के इश्यूज वगैरह हैं उनके लिए जो सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं वो इको फ्रेंडली मैनर के अंदर लेकर आते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को वो एड्रेस करके चलते हैं, फ्रेंडली प्रैक्टिस वो करते हैं, इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, ग्रीन बिजनेस वो इनिशिएट करते हैं, मतलब बिजनेस तो कर रहे हैं पर कोई भी नुकसानदायक काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, जैसे कि अंशु गुप्ता जो कि फाउंडर है गूंज के, अंशु गुप्ता जो कि फाउंडर है गूंज के, वो क्या करते हैं, वो बेसिक नेसेसिटीज, रोटी कपड़ा और मकान, क्लोथिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपकी पुअर कम्युनिटीज को। उसके बाद हरीश हैंड्स, CEO एंड फाउंडर ऑफ सेल्सो का फाउंडर जो है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली सोलर एनर्जी के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है रूरल इंडिया के अंदर, कि जहाँ पे बिजली की दिक्कत है तो वहाँ पे हम सोलर पैनल्स वगैरह एस्टैब्लिश करेंगे, सोलर एनर्जी का सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। फिर उन्नति सही, ये क्या है, उन्नति सही जो है फाउंडर है किसकी, स्टडी हॉल एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है जी। ये क्या कर रही है, ये वर्क कर रही है फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है जी। उन्होंने 5 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो लाइफ है यूपी और राजस्थान के अंदर उसको इम्पैक्ट किया है, 1,000 से ज़्यादा टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की, कोई प्रोडक्ट बनाओ, कोई सर्विस बनाओ, ऐसी बनाओ जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती चली जाए, ठीक है जी। उसके बाद हु आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या है, और वुमेन एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, और एक ऐसी वुमेन जो कि खुद से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही है, मैनेज कर रही है, ऑपरेट कर रही है अपने खुद के बिजनेस को, फाइनेंशियल रिस्क लेके चलती है इन होप ऑफ अ प्रॉफिट, क्रूशियल रोल प्ले करती है, खुद के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, खुद के लिए जॉब क्रिएट करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है डायनामिक बिजनेस लैंडस्केप के अंदर, अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को, यूनिक सोच को रखती है, अपनी स्किल्स पे काम करती है, अपने नए नए आइडियाज़ लेकर आती है और वर्ल्ड को वो दिखाती है। तो आपको बताना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कौन है, बता दिया। एक्सप्लेन डिफरेंट चैलेंजेस जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को फेस करने पड़ते हैं। क्या लगता है बहुत आसान जिंदगी है? नहीं यार, उनको भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है इंडिया के अंदर। सजेस्ट करो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन जो है वो पार्टिसिपेट करें एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, कि वुमेन ज़्यादा आत्मनिर्भर बने, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करे, एंटरप्रेन्योर्स बने। और एग्जांपल दो वुमेन एंटरप्रेन्योर जो कि इंडिया के अंदर है, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं आपको बता के चलना है। तो चैलेंजेस क्या है? स्ट्रगल टू एक्सेस फाइनेंस, भैया पैसा ही नहीं मिलता, वुमेन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। किस चीज़ के लिए? लोन वगैरह के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं करता उतना। फिर उसके बाद मैनेजिंग होम एंड बिजनेस टुगेदर, दोनों चीज़ें एक साथ, घर भी संभालो और काम भी संभालो, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। सोशल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप लिमिट्स देयर पार्टिसिपेशन, लोगों की पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, ट्रेडिशनल बिलीव्स कि यार वुमेन जो है दैट इज मेंट फॉर द वर्किंग अंडर द फोर वॉल्स ऑफ द रूम, 4 दीवारी में काम करो। नहीं यार, क्यों? उसके बाद लैक ऑफ एक्सेस ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, भैया ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, एजुकेशन ही नहीं है, बिजनेस की ट्रेनिंग करना कैसे है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करनी है, लिमिटेड एक्सेस है उनके पास। मिसिंग सपोर्ट सिस्टम एंड मेंटरशिप, कोई उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, समझा ही नहीं रहा, गाइडेंस ही नहीं है, नेटवर्किंग ही नहीं है, प्रोफेशनल कोई सपोर्ट ही नहीं है। ऑपरेट स्मॉल सेटअप विद लिमिटेड एक्सपोजर, स्मॉल सेटअप करती हैं बहुत वुमेन, चालू तो करती है छोटा छोटा काम, स्मॉल बिजनेस, मार्केट का लिमिटेड एक्सेस होता है उनके पास। फिर उसके बाद बैलेंसिंग प्रोफेशनल ग्रोथ एंड फैमिली ड्यूटीज इज अ मेजर चैलेंज, दोनों चीज़ें साथ साथ में चलाना, करियर की भी ग्रोथ करना और फैमिली की ड्यूटीज़ का प्रेशर भी निभाना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। उसके बाद आ जाओ
गवर्नमेंट की स्कीम प्रोवाइडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ने कैसे कैसे वुमेन को सपोर्ट किया है, ठीक है जी, उसको समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल या क्रेडिट सिस्टम स्कीम्स। भाई सबसे पहली दिक्कत तो यही थी कि उसको पैसा नहीं मिल रहा काम करने के लिए, रिसोर्सेज नहीं मिल रही, कैपिटल नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम पैसा तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाली। कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको कोलेट्रल फी, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना, ना जमीन ना जायदाद ना आपके जेवर, कुछ भी गिरवी नहीं रखना, कोलेट्रल फी लोन दे के चलेंगे आपको स्मॉल बिजनेस के लिए। लोन की अमाउंट करने वाली है अप टू ₹10 लाख। स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा वुमेन के बोरोवर्स को, ठीक है जी। सेकंड स्कीम क्या है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसके अंदर क्या है कि लोन जो दिया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। लोन की जो अमाउंट है, अगर भैया आपको अच्छे लेवल में बिजनेस स्टार्ट करना है, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सपोर्ट दिया जाएगा ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज को, ठीक है जी। उसके बाद उद्योगिनी स्कीम। उद्योगिनी स्कीम के अंदर क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे गरीब और रूरल वुमेन को, जो गांव में रहती है और गरीब है उनको, पुअर एंड रूरल वुमेन को हम देंगे ताकि वो स्मॉल स्केल अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर पाए। फिर उसके बाद महिला समृद्धि योजना। ये क्या कहता है? माइक्रो फाइनेंस स्कीम देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। आपको पता ही है SHG क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होता है? वुमेन ने ना अपने ही छोटी छोटी सी कम्युनिटी बना दी जिसका वो नाम दिया सेल्फ हेल्प ग्रुप। थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ दूं तो SHGs क्या होता है, अगर आपने पहले भी पढ़ रखे हो, तो बेसिकली बहुत सारी वुमेन जो होती है ना इकट्ठी होती हैं और अपनी सेविंग्स को, अपने रिसोर्सेज को पूल करती है, और जिसको भी जब जरूरत होती है ना तो उस सेविंग में से निकाल के उसको दे देती है। उसे हम कहते हैं वुमेन का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि अपनी खुद की हेल्प करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया, अपने जितनी भी रिसोर्सेज होते हैं, सेविंग्स होती है, उसके अंदर पूल करते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको दे देते हैं, और एक छोटा सा मिनिमल अमाउंट का जो इंटरेस्ट होता है उससे चार्ज करते हैं। आगे चलो, न्यू स्वर्णिमा स्कीम, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है? लो इंटरेस्ट लोन्स हम देंगे बैकवर्ड क्लास वुमेन को, बैकवर्ड क्लास ST ST को हम क्या देंगे? लो रेट के ऊपर लोन देके चलेंगे। तो ये सारी तो वो स्कीम्स होगी जिससे वुमेन को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, वो सारी स्कीम होगी। फिर अब वुमेन को क्या चाहिए कि भैया फाइनेंशियल तो ठीक है, पर भैया काम कैसे करना है वो भी तो सिखाओ, स्किल भी तो डेवलप करो, मेरी ट्रेनिंग भी तो दो। तो उसके लिए क्या है? महिला की ओर योजना। महिला की ओर योजना क्या होती है कि स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, वो इक्विपमेंट देंगे, उसको टूल्स देंगे कि भैया ऐसे ऐसे काम कर। उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, स्किल ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी, स्टाइपेंड भी देंगे, जिस टाइम तक आप ट्रेनिंग पीरियड में जाओगे स्टाइपेंड भी देंगे, पैसा भी देंगे आपको कि भैया आप ऐसे ऐसे काम करके चलो। फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एंड मेंटरशिप, भैया सिखा दिया। उसके बाद उसको क्या देंगे? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्लेटफॉर्म देंगे जहाँ पे उसको गाइडेंस देंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर कि ऐसे ऐसे काम करने, उसकी नेटवर्किंग पे काम करेंगे, उसको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें। उसके बाद बैंक स्पेसिफिक स्कीम। गवर्नमेंट इतना काम करी तो बैंक के पीछे हटेंगे, बैंक ने कहा हम लेकर आएंगे महिला उद्यम निधि स्कीम। उसके अंदर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए उनको सॉफ्ट लोन्स देंगे। फिर उसके बाद श्री शक्ति पैकेज। तो स्त्री शक्ति पैकेज क्या होता है? स्त्री शक्ति पैकेज के अंदर कह रहे हैं हम आपको इंटरेस्ट देंगे कंसेशनल बेसिस के ऊपर, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। देना शक्ति स्कीम, इसके अंदर क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर आपको करना है या आपको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। फिफ्थ क्या है? रीसेंट या फिर इमर्जिंग इनिशिएटिव। आज के टाइम पे जो इनिशिएटिव है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले SHG मार्ट मिशन, ठीक है जी। ये प्रोवाइड करता है रूरल वुमेन को, एंटरप्रेन्योर्स को वियर रिटेल प्लेटफॉर्म, डिजिटल एंड AI बेस्ड स्किल प्रोग्राम्स। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के जो कि इंडिया के अंदर है? सबसे पहले तो क्या है? किरण मजुमदार शॉ, जो कि फाउंडर किसकी है? बायोकॉन की है, बायोटेक टेक्नोलॉजी कंपनी। फाल्गुनी नायक, नायिका, लड़कियों को तो पता ही है, E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ब्यूटी का, तो उसकी वो आपकी वुमेन एंटरप्रेन्योर है। उसके बाद वंदना लुथरा, फाउंडर है VLCC की। VLCC क्या है बेटा? मैं आपको बताऊं, एक तरीके का आपका, आप समझो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं फेस वगैरह का, ऐसी क्रीम्स वगैरह आती हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रिलेट करता है। उसके बाद उपासना ताकू, ये बेसिकली क्या कहती है? लीडर है डिजिटल पेमेंट्स की। फिर अदिति गुप्ता, को फाउंडर है किसकी? मेंस्ट्रुपीडिया की। तो बेसिकली ये सब क्या है? ये सब आपके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये किसकी को फाउंडर है? उपासना ताकू, मोबीक्विक की, ठीक है। को फाउंडर है मोबीक्विक के, डिजिटल पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में रिलेट करती है वो। तो हमने एग्जांपल दे दिया वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन है, उसके लिए क्या क्या सी स्कीम्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी, बैंक ने इंट्रोड्यूस करी, वो सारी हमने समझ ली। जो रीसेंट इमर्जिंग स्कीम्स है हमने उसके बारे में भी समझ लिया, ठीक है जी।